जय हिंद साथियों। विजुअल आइस में आप सभी का स्वागत है। आई होप सो आप अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपका जो टारगेट है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। विजुअल आईएएस आपके लिए एक बेहतरीन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी लेकर आ रहा है। हम 15 जुलाई से एक शानदार पीटी के लिए 90 डेज का बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो पीटी में अक्सर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है और सबसे ज़्यादा हमें परेशान भी करता है, सबसे ज़्यादा परेशान करता है। आज उसी टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे और आई विल टेल यू कि हाउ टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है, वन बाय वन, और कैसे विदाउट पेन एंड पेपर के आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको उसमें शामिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, भौगोलिक विशेषताएं, भारत की भौगोलिक विशेषताएं। आज हम उस पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 67, 68 और 69 तक, या मैं सिर्फ आपको 3 साल का डेटा बता रहा हूँ, ज़्यादा पुराना डेटा मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 67, 68, 69 के अंदर अगर पीटी के आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। ये टॉपिक थोड़ा हटकर हम डिस्कस करेंगे आज, थोड़ा हटकर, ठीक है। और इसको कुछ इस तरह से डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें याद हो जाए। यह है भारत का वर्तमान मैप। दिस इज द मॉडर्न शेप ऑफ इंडिया। हम ये कहें कि भारत का जो आधुनिक स्वरूप है वो कुछ इस तरह से दिखता है। एक विशाल काय, ठीक है, स्थिति है, और ये कहाँ है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। अगर ये हम देखें कि वर्तमान में ये हमारे साथ कैसे कैसे आए, हमारे सामने किस रूप में आज जो मौजूद है, ये कैसे बना था, अतीत में किस तरह से दिखता था, वर्तमान में जो इस आकृति के जो अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे मुल्क अवेलेबल हैं, ठीक है, वो कैसे बने, किस तरह से हैं, क्या नहीं है, कौन से महाद्वीप में है, कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ होगा, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस आज हम करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये भारत का आधुनिक स्वरूप है, मॉडर्न फॉर्म है, और ये मॉडर्न फॉर्म अतीत में कई प्रकार के जियोलॉजिकल जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो भूगर्भिक इतिहास से जुड़े हुए तथ्य होते हैं, उनसे गुजरने के बाद यहाँ पर ये आया है। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो उत्तरी जो पार्ट है, जो उत्तरी पार्ट है, जो उत्तरी पार्ट है वो हमें एक माउंटेनियस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के रूप में नजर आता है, और जो मध्य पार्ट है वो हमें एक मैदानी भाग के रूप में नजर आता है। और इसके अलावा जो दक्षिणी पार्ट हम इसका देख रहे हैं, दक्षिणी भाग हम देख रहे हैं, वो प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों के रूप में हमारे सामने मौजूद है। यानी कि अगर आप भारत को अध्ययन करें, अच्छे से अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि भारत में सभी तरह के, यानी कि चारों प्रकार के जो माउंटेनियस सिस्टम है, और दुनिया का सबसे यंगेस्ट जो लैंड फॉर्म है, और दुनिया का सबसे यंगेस्ट जो माउंटेन फॉर्म है, या दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट जो माउंटेन फॉर्म है, वो भी हमारे भारत में दिखाई देता है। तो ये बड़ा जानना रोचक हो जाता है कि इन सारी जो जियोलॉजिकल इंसिडेंट्स हैं, जियोलॉजिकल जो पीरियड है, उनसे जो होकर गुजरे हैं, उनको अध्ययन करने से पहले हमें ये भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है, क्यों ना इस बारे में भी पता लगाया जाए कि जो वर्तमान स्वरूप है, इस वर्तमान स्वरूप का स्ट्रक्चर कैसा है, ये कहाँ पर है, कितने यहाँ राज्य हैं, कैसे यहाँ के लोग हैं, लोकेशंस क्या हैं, कौन से महाद्वीप में हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, दुनिया भर की जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें देखने हैं। और साथ में जो इसके पड़ोसी देश हैं, जैसे कि चाइना, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, और ये भूटान, और ये बांग्लादेश अस्तित्व में कैसे हैं। जनरली आपने एक वर्ड भी सुना होगा, बड़ा कॉमन वर्ड है वो, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप। अब भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में एक बड़ा कॉमन सा और इंटरेस्टिंग वर्ड है कि अगर हम ध्यान से देखें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को, तो जियोलॉजिकली, ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और हिस्टोरिकली और कल्चरली, यानी कि सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, राजनीतिक रूप से और भौगोलिक रूप से ये कहीं ना कहीं हमें एक साथ मिलते हुए नजर आते हैं, इनमें ज़्यादा डिफरेंस हमें नजर नहीं आता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम भारत के जो जोग्राफिकल फीचर हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। आई विल टेल यू कि कैसे क्वेश्चंस याद करने और कैसे बनाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस आपके आते हैं नेम को लेकर, यानी कि नाम को लेकर, भारत के नाम को लेकर। देखिए, भारत के नाम के बारे में दो तरह से चर्चा होती है। भारत के नाम को लेकर दो तरह की चर्चा होती है। एक तो है करंट। क्या है? करंट, यानी कि वर्तमान, वर्तमान। और एक है भूतपूर्व,
एक है भूतपूर्व नाम। देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, और भारत के आज़ाद होते के साथ ही देश में संवैधानिक जो तंत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, उसको लागू किया गया। और संविधान के अनुसार भारत, यानी कि संविधान के अनुसार दो नाम अप्रूव किए गए थे, जिसमें पहला नाम है भारत और दूसरा नाम है इंडिया। पहला नाम है भारत और दूसरा नाम इंडिया है। अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से भारत बहुत सारे नामों से जाना गया है, जिसमें सबसे पहला नाम आपने देखा होगा, वो सुना भी होगा, हिंदुस्तान। क्या? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम, ठीक है, जो मुस्लिम्स थे, अरब से आए हुए, ईरान से आए हुए, उन लोगों ने इसको, या इन इन मतलब सिंधु नदी के जो पार के जो एक एरिया था, जो पार के जो रहने वाले लोग थे, उनको हिंदुस्तान कहा, ठीक है, हिंद कहा, इस तरह से नाम निकल के आते हैं। और इसके अलावा आपने आर्यव्रत भी नाम सुना होगा, आर्यव्रत, ठीक है। वैदिक काल के समय में आपने सुना होगा रीवा, जैसे जो मध्य भारत की जनजातियां थी वहां के आसपास में इसका नाम सुना होगा। इसके अलावा जम्बू द्वीप का नाम आपने प्रॉपरली सुना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है ये वाला भी। इसके अलावा तियानजू, चाइनीज स्कॉलर्स तियानजू कहते थे प्राचीन भारत के इस वाले हिस्से को। और इसके अलावा बाइबल में भी जिक्र है होडू का। तो देर आर नंबर ऑफ नेम्स, यानी कि तियानजू है, होडू है, आर्यव्रत है, रीवा है, हिंदुस्तान है। एंड ऑन द अदर हैंड जो यूनानी जब भारत में सीजीएम के समय जब हमने देखा, जब आए, तो उन्होंने यहाँ पर इस वाले हिस्से को इंडिका कहा, यानी कि एक बुक लिखी मेगास्थनीज ने, जिसने उसको इस पर्टिकुलर एरिया को इंडिका कहा। तो इंडिका कम्स, यानी कि इंडिया कम फ्रॉम इंडिका। तो यूरोपियंस जब कंपनी यहाँ पर आई तो उन्होंने इस वाले भाग को इंडिया के नाम से पूरे विश्व में पॉपुलर किया। सो ऑफिशियली अगर हम देखें तो आजाद भारत के इतिहास में ये दो नाम बहुत पॉपुलर हैं, भारत और इंडिया। ये दोनों संवैधानिक नेम है, तो आपको याद रखना है कि संविधान के अनुसार दो नाम दिए गए हैं, एक है भारत और दूसरा है इंडिया। बाकी ये सारे के सारे नाम जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे हिंदुस्तान, आर्यव्रत, होडू, तियानजू, रीवा, ठीक है, और जम्बू, ये सारे के सारे प्राचीन नाम हैं जो प्राचीन समय में अस्तित्व में थे, और जिनको विभिन्न तरह से, मतलब तरह तरह के लोगों ने उनको एक तरह से याद किया, फिर एक तरह से उनको संबोधित किया। इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो नाम को लेकर कंफ्यूजन दूर होती है, ठीक है। अब दूसरा होता है, अक्सर एक नाम आपने सुना होगा, भारतीय उपमहाद्वीप। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत, ये चारों के चारों पांचों एक साथ शामिल होते हैं। और इनका ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक जो एक तालमेल है वो बिल्कुल एक जैसा नजर आता है। इस आधार पर हम इस हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं, क्योंकि भारत इसमें केंद्रीय भूमिका में है, और भारत एक विशाल स्थिति भारत की वहां मौजूद है। इस वजह से इस संपूर्ण हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से हम जानते हैं। तो यहां हमारा एक जो पर्टिकुलर पॉइंट है नाम को लेकर वो समाप्त हो जाता है कि आप नाम को अगर याद करना चाहते हैं तो कैसे याद कर सकते हैं। तो ऑफिशियली आपको सिर्फ संवैधानिक नाम ही याद करने हैं, ये सारे के सारे प्राचीन नाम हैं। चलिए अब आते हैं एरिया पे। एरिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एरिया को लेकर आपके एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आता है परसेंटेज के आधार पर। क्या आता है? परसेंटेज के आधार पर। और एक क्वेश्चन आता है आपका कुल क्षेत्रफल के आधार पर। इसको समझना आप, ठीक है, इसको समझना अच्छे से। अगर परसेंटेज की बात की जाती है तो बताया जाता है कि भारत विश्व का 2.4% है। विश्व का 2.4% है, यानी कि दुनिया का अगर मैं 100% मान लूं तो भारत उसमें से केवल 2.4% एरिया कवर करता है। भारत उसमें से केवल 2.4% जो क्षेत्रफल है वो धारण करता है या कवर करता है। अगर कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो याद रखना, ये बताया जाता है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास बताया जाता है, ये पूरा एरिया है। लेकिन इस पर हम अगर अपने बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें कुछ और चीजें नजर आती हैं। जैसे एक वर्ड है टीजी, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, टीजीए। एक है टोटल रिपोर्टेड एरिया, एक है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया और एक है टोटल रिपोर्टेड एरिया। तो याद रखना, ये जो मैं बताने जा रहा हूं 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। लेकिन टोटल रिपोर्टेड जो एरिया है उसे हम कहते हैं 3.09 मिलियन स्क्वायर
किलोमीटर। ये हमारा टोटल रिपोर्टेड एरिया है। तो मींस अब हमारे पास थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं कि इन्हें कैसे हम समझें। ठीक है, अब हमें ये समझ में आता है कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के आधार पर वो 2.4% है। इसके अलावा हमारा जो कुल क्षेत्रफल है वो इतना नजर आता है 32,87,000 अला बला। इसके अलावा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि अगर हम इसको ध्यान से देखें, इस मैप को ध्यान से देखें, तो ये हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, यानी कि हमने इसे अच्छी तरह से, ठीक है, अपना माना हुआ है। इसके अलावा एक पॉइंट आता है टोटल रिपोर्टेड एरिया। मींस इसका मतलब क्या है कि आप जो टोटल रिपोर्टेड एरिया की बात कर रहे हैं ये क्या है। तो टोटल रिपोर्टेड एरिया मींस होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां भारत, ठीक है, विवादों की स्थिति में है, विवादों की स्थिति में यहां जाना संभव नहीं है या वो हिस्सा हमसे दूर हो चुका है, लेकिन फिर भी हम उस पर अपना क्लेम करते हैं, तो जनरली हम इसको क्या कहते हैं, टोटल रिपोर्टेड एरिया कहते हैं। तो टोटल रिपोर्टेड एरिया के आधार पे हमारा जो कुल टोटल एरिया आ रहा है वो 3.09% आ रहा है। यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये हमारा अगर पॉइंट क्लियर हो जाता है तो इसके आधार पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर एरिया भारत का ऐसा है 2.4% है तो विश्व में कौन सा स्थान हम रखते हैं। तो आप याद रखेंगे विश्व में हमारा 7वां स्थान है, यानी कि रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद हम इंडिया, यानी कि हमारा 7वां स्थान आता है। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में हमें सीधे सीधे तौर पर नजर आता है कि रशिया के बाद, उसके बाद चाइना और उसके बाद इंडिया, यानी कि रशिया, चाइना, इंडिया, यानी कि एशिया में हमारा तीसरा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसके अलावा अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें, इसके अलावा अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में हम प्रथम स्थान पर हैं, एशिया में हम तीसरे स्थान पर हैं और पूरी दुनिया में हम 7वें स्थान पर आते हैं। तो एरिया के हिसाब से तो ये क्लियर हो जाता है कि यस, ठीक है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का जो संपूर्ण एरिया है उसका कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल इतना है। इसके अलावा जो टोटल रिपोर्टेड एरिया है उसका क्षेत्रफल कुल इतना है और इसी के आधार पर हम पूरी दुनिया का 2.4% एरिया कवर करते हैं और विश्व के हम 7वें बड़े देश हैं। इसके अलावा हम एशिया में तीसरे सबसे बड़े देश हैं और दक्षिण एशिया में हम प्रथम कैटेगरी में आते हैं, प्रथम श्रेणी पर आते हैं, प्रथम स्थान पर आते हैं। तो एरिया के हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है कि हमें कैसे एरिया को याद करना है और एरिया से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं उन्हें कैसे हम याद कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रशिया, ठीक है, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, तो ये जो आप 7 देश, भारत से पहले 6 देश देख रहे हैं, तो इसको भी सीक्वेंस में आप याद कर सकते हैं कि कैसे हम सीक्वेंस बनाएं कि सातों के देश हमारे याद हो जाएं। और इंडिया के बाद आता है अर्जेंटीना। तो इन इंडिया से पहले 6 देशों को आपको नाम याद करना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, रशिया है, ठीक है, कनाडा है, फिर चाइना है, फिर यूएसए है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद है इंडिया। तो दीज आर द 6 कंट्रीज, यानी कि भारत से पहले दुनिया के 6 बड़े देश आपके सामने हैं। चलिए यहां हो जाता है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन की। 2011 की जो जनगणना हुई, 2011 की जो जनगणना हुई उसमें बताया गया कि भारत की आबादी 121 करोड़ 10 लाख समथिंग 40,000 के आसपास थी। कितनी थी? 121 करोड़ 10 लाख और समथिंग 40,000 के आसपास थी ये डेटा, ठीक है, ये प्लस में ही था, मतलब इससे ज्यादा ही थी पॉपुलेशन जो भारत की थी। लेकिन आज चल रहा है 2024, क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है, लेकिन अभी भी सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं हुआ है, यानी कि भारत की जो जनगणना होती है वो अभी भी संपन्न नहीं हुई है। कम से कम 14 साल हो चुके हैं, अब तक हमारे पास ऑथेंटिक डेटा नहीं है, अभी भी हम 14 साल पुराना ही डेटा यूज कर रहे हैं। अगर इस डेटा के हिसाब से देखा जाए, तो हमारी जो पॉपुलेशन थी दुनिया में दूसरे नंबर पर थी, यानी कि चाइना के बाद भारत का स्थान आता था। ये बात प्रॉपर आपको याद कर लेनी है। इसके अलावा कुछ डेटा ये भी कहता था कि भारत जो है वो विश्व का 17.5% जो पॉपुलेशन है वो शेयर करता है। कितना है? 17.5% पॉपुलेशन जो है वो शेयर करता है, यानी कि बहुत बड़ा चंक है। इसके आधार पर यह था कि हर छठा जो भारतीय है दुनिया में, हर छठा जो व्यक्ति है वो भारतीय है पूरी दुनिया में, ये समझ में आता है, यानी कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन था। लेकिन फिर भी थोड़ा बात इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि अप्रैल 2023 में यूएन का जो पॉपुलेशन फंड है उसकी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो एक रिपोर्ट आती है,
जो पॉपुलेशन जो रिपोर्ट आती है उसमें इन्होंने कहा है कि भारत की आबादी 142 करोड़ से ज्यादा है। भारत की आबादी 142 करोड़ से ज्यादा है और इसने चाइना को, ठीक है, हरा दिया है, चाइना को पीछे कर दिया है। इसीलिए इंडिया अब दुनिया का सबसे नंबर 1 है पॉपुलेशन में। मींस अकॉर्डिंग टू यूएन वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट पॉपुलेशन रिपोर्ट के आधार पर अगर हम इस बात को देखें तो हमें समझ में आता है कि भारत 2023 में चाइना को पॉपुलेशन के आधार पर क्रॉस कर चुका है, पॉपुलेशन के आधार पर क्रॉस कर चुका है। तो इस आधार पर हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं, जिसमें 142 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यानी कि ये जो डेटा हमारे पास था 2011 वाला डेटा, जिसमें हम देख रहे थे कि भारत का जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में दूसरा स्थान पर है, यानी कि भारत की जो जनसंख्या है वो दूसरे स्थान पर है। लेकिन वक्त बदल गया, 2024 में हम दुनिया में प्रथम स्थान पर आ गए। अब सवाल यह है कि चाइना पीछे क्यों रह गया, जबकि चाइना तो 1980 के आसपास ही 100 करोड़ की आबादी को टच कर चुका था। बड़ा, एक बहुत बड़ा, ठीक है, मतलब 1998 के आसपास वो 100 करोड़ का पॉपुलेशन टच कर चुका था। बट एनीवे फिर से आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि चाइना ने 1980 के दशक में वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया था। उसने करीब करीब, उसका ये मानना है कि हमने 40 करोड़ से ज़्यादा का जो पॉपुलेशन जो बढ़ना था उसको हमने रोक दिया, लेकिन उससे जनसंख्या का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। इसके आधार पर उसने 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया था, लेकिन फिर उसने 4 साल बाद फिर से, ठीक है, 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया। यानी कि चाइना में किस तरह से चीजें बदल रही हैं, किस तरह से डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, उसके आधार पर उसको भी निर्णय लेने पड़े और जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन जनता को करना पड़ा। अब ये समझ में आता है कि भारत की जो पॉपुलेशन है जो इतनी है, ठीक है, ये भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मींस अगर आप एग्रीकल्चर बेल्ट को ध्यान से देखते हैं, एग्रीकल्चर बेल्ट मींस जो काओ बेल्ट है, यानी कि जो हिंदी बेल्ट है, उसको ध्यान से देखते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि भारत की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा आपको गंगा के मैदान, जो गंगा का मैदान है, गंगा की सहायक नदियों का जो मैदान है, उसके आसपास ही देखने को मिलता है। यानी कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो पॉपुलेशन है वो आपको इस पार्टिकुलर एरिया में दिखाई देगा। बाकी आप देखेंगे दक्षिण भारत में आपको उस तरह का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या उस तरह का पॉपुलेशन कंसंट्रेशन नहीं दिखाई देगा जैसा आपको उत्तर भारत में नजर आता है। इसलिए मतलब कुल मिला के ये है कि पॉपुलेशन का जो अधिकतम कंसंट्रेशन है वो जलोढ़ मिट्टी के मैदानों पर तक ही सीमित है। दक्षिण भारत में आपको ज्यादा पॉपुलेशन नहीं नजर आएगा। उत्तर पूर्वी भारत चले जाइए, वहां आपको ज्यादा पॉपुलेशन नजर नहीं आएगा। हिमालय पे चले जाइए, वहां आपको पॉपुलेशन नजर नहीं आएगा। ये सारी की सारी कहानियां हैं। मींस अगर मैदानी भागों में ज्यादा पॉपुलेशन है तो इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? देयर इज मल्टीपल सिम्टम्स, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि हिंदी बेल्ट में या जलोढ़ मिट्टी के जो मैदान बने हुए हैं वहां पर अत्यधिक जनसंख्या का घनत्व क्यों है, क्यों इतनी पॉपुलेशन वहां में दिखाई देती है, थोड़ा बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर। तो टोटल पॉपुलेशन को लेकर हमारा ये कहानी आ जाती है। इसके अलावा ये भी कहा गया था 2011 की जनगणना में कि भारत में करीब करीब, ठीक है, करीब करीब 17.5% का डिकेडल ग्रोथ रेट है, 17.5% का, जिसमें से एनुअली ग्रोथ रेट अगर हम देखेंगे तो 1.65% का हमारा एनुअल ग्रोथ रेट था। मींस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब एक तरह से ये कहते हैं ना कि भारत की जो जनसंख्या वर्तमान में बढ़ रही है वो घटती दर से बढ़ रही है, इसको ऐसे समझो आप कि एक दौर था 1971 की जब जनगणना हुई, तो जनगणना में जो हमारा ग्रोथ रेट था वो मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया था, ऑलमोस्ट 24.88% का ग्रोथ रेट था। लेकिन 1981 में ये ग्रोथ रेट घट गया और 24 समथिंग 5% के आसपास तक आ गया और 2011 की जनगणना में ये घटकर 17.5% तक आ गया। मींस हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज होने की तरफ जा रही है। और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अनुसार हमारा जो टारगेट है जनसंख्या को रोकने का और जनसंख्या को स्टेबलाइज बनाने का 2045 है। यानी कि 2045 में हमारा टारगेट है कि भारत की जनसंख्या को आप स्टेबल करेंगे। स्टेबल, देखिए किसी भी देश का पॉपुलेशन तभी स्टेबल हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों जब टीएफआर ऑलमोस्ट, जो टीएफआर होता है, ठीक है, टीएफआर जो होता है वो 2.1 से नीचे का हो। चाइना में जो टीएफआर है वो 1 के आसपास है, और हमारा टीएफआर जो है अभी फिलहाल 2.1 से थोड़ा सा ऊपर है, स्लाइटली ऊपर है। और हो सकता है 2024 के जब आंकड़े आएंगे तो ये आंकड़े बड़े चौंकाने वाले होंगे और हो सकता है टीएफआर 2.1 से नीचे आ जाए, क्योंकि टीएफआर ही एक रिप्लेसमेंट रेट होता है किसी भी पॉपुलेशन को
किसी भी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस चीज को हमें अच्छे से समझना है कि टीएफआर भारत का कितना जा रहा है, चाइना का जो पड़ोसी है हमारा, जिससे हमारी सीधी टक्कर है जनसंख्या को लेकर, ठीक है, उसका टीएफआर कितना है। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं। तो हमने देखा कि भारत का ग्रोथ रेट कितना है, घट रहा है, डेफिनेटली घट रहा है, और जो टीएफआर है वो भी तेजी से घट रहा है, और जो नया जनगणना के जो आंकड़े आएंगे वो भी ठीक है कम हो रहे हैं, मतलब उसके आधार पे भी घट रहा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मैं और ऐड कर देता हूँ। यहाँ से मैंने सेंसस ऑफ इंडिया बोला था, तो आपको याद रखने वाली बात है कि भारत में पहली बार जो सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था, और जो रेगुलर जो सेंसस हुआ था वो भारत में 1881 में पहली बार रेगुलर सेंसस यानी कि पहली बार जनगणना हुई थी। और आजाद भारत के इतिहास में आई थिंक सो अब जो जनगणना होने वाली है वो 16वीं जनगणना होगी, और 16वीं जनगणना होगी। तो बड़े इंटरेस्टिंगली इसको ध्यान से देखना है और समझना है कि अब जो नया डेटा आता है वो कितना चौंकाने वाला होता है। तो पॉपुलेशन तो ये है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन हमारी ये हो गई 121 करोड़ से ज्यादा लोग। आपको अधिकतर जो कंसंट्रेशन दिखाई देगा वो उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा, महाराष्ट्र में दिखाई देगा, ठीक है, फिर बिहार में दिखाई देगा, बंगाल में दिखाई देगा। इसके अलावा जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये लगभग लगभग के सारे राज्य 7 से 8 करोड़ के बीच की पॉपुलेशन लेकर घूम रहे हैं। यानी कि पॉपुलेशन तो इनका बहुत ज्यादा है, फिर भी ठीक है इस चीज को आपको समझना है। तो ये पॉपुलेशन के आधार पे हमने क्वेश्चन निकाला, और हमने ये पता करने की कोशिश की है कि पॉपुलेशन के आधार पे हमारा नंबर कहां पर आता है और क्या नहीं है। मींस अगर हम ध्यान से देखें तो चाइना टॉप पोजीशन पर है 2011 के आंकड़े के अनुसार, और फिर इंडिया दूसरे स्थान पर है, यूएसए तीसरे स्थान पर है, और आई थिंक इंडोनेशिया चौथे स्थान पर है। तो इस तरह से हमें याद करने सारे के सारे क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकेशन ऑफ इंडिया, लोकेशन बहुत बड़ा मैटर करता है, लोकेशन बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, देखो लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको भारत के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमें दिखाई देता है और समझ में भी आता है कि 8 डिग्री 4 मिनट, और उसके आगे लिखा हुआ था एन। क्या लिखा हुआ होता है? एन। एन के आधार पर मतलब होता है नॉर्थ, ठीक है। अगर मैं इसको ग्लोब मानूं तो ग्लोब को एक तो नॉर्थ में डिवाइड किया गया है, साउथ, यानी कि ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। जो भी देश, ठीक है, जो भी देश उसके उत्तर में स्थित हैं उनके डिजिट के आगे एन रखा जाता है, तो उसके आधार पे पता लगा लिया जाता है कि ये देश जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। अगर कोई किसी भी देश के आगे एस लगा हुआ है, किसी देश के डिजिट के आगे एस लगा हुआ है, तो उसके आधार पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो देश है वो दक्षिण में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये हम अक्षांशों की बातें कर रहे हैं, लैटिट्यूड की बातें कर रहे हैं। इसके अलावा एक होता है लॉन्गिट्यूड। क्या होता है? देशांतर होता है। देशांतर या तो W से शो किया जाएगा या E से शो किया जाएगा। वो कैसे शो किया जाएगा इस चीज को ध्यान से देखें, ठीक है। अगर ये नॉर्थ और साउथ है तो मैंने बीच से डिवाइड कर दिया, अब ये ईस्ट बन गया है और ये वेस्ट बन गया है। यानी कि जो देश इस तरफ स्थित होंगे उनके डिजिट के आगे ई लगा होगा, जैसे हमने देखा है, ठीक है। भारत का जो देशांतर है उसके आगे ई लगा होता है, तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत गोलार्ध या ग्लोब के, ठीक है, जो पूर्वी भाग में स्थित है, पृथ्वी के पूर्वी भाग में स्थित है। तो इस आधार पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो फिलहाल ग्लोब में हमें उत्तरी गोलार्ध में नजर आती है, और उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में हमें नजर आती है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में नजर आती है। ये तो हमने वैश्विक या ग्लोब के आधार पर स्थिति को जानने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम ये आइडेंटिफाई करें कि भारत कौन से महाद्वीप में है और महाद्वीप के कौन से डायरेक्शन में है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अब ध्यान से देखना, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, जिसे हम एशिया महाद्वीप कहते हैं, उस महाद्वीप का भाग है, और एशिया के दक्षिणी हिस्से में भारत स्थित है। एशिया के दक्षिणी हिस्से में भारत स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो लोकेशन ऑफ इंडिया के आधार पर हम देखें तो भारत एशिया महाद्वीप का भाग है, और एशिया का जो पार्ट है साउथ एशिया, साउथ एशिया में भारत स्थित है। क्या है? भारत साउथ एशिया में स्थित है। ये चीजें हमें समझ में आती है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है, प्लेट्स, ठीक है। प्लेट्स यानी कि जनरली प्लेट्स मतलब होता है भूखंड, ठीक है। पूरी की पूरी जो पृथ्वी है या पूरा का पूरा जो विश्व है वो भूखंडों पर ही है। सारे के सारे महाद्वीप भी भूखंडों का ही पार्ट हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो समुद्र की जो तली है और महाद्वीप का जो ऊपरी भाग है, ये सारा का सारा स्थल मंडल यानी कि भूखंड की कैटेगरी में आता है। जो क्रैक है, जो विभाजित है, जो मूवमेंट है, कोई नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो कोई वेस्ट की तरफ जा रहा है, कोई ईस्ट की तरफ जा रहा है, इस तरह से ये रोम कर रहे हैं। जो हमारा जो एस्थोनोस्फेयर है, दुर्बलता ताप मंडल है, उसके ऊपर ये फ्लोटिंग कर रहे हैं। ये चीजें समझ में आती है। अब ये
भी समझ में आता है हमें, ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर जब कभी प्लेट्स की बात की जाएगी तो प्लेट्स को हम कैसे समझें। मेरे दोस्तों 25 करोड़ साल पहले मेसोजोइक एरा के समय जब पैंजिया का विभाजन हुआ तो पैंजिया में दो तरह के विभाजन थे। एक तो उत्तरी हिस्सा जो कहलाया वो लोरेशिया कहलाया, अंगारा लैंड जिसे हम कहते हैं, और दक्षिणी भाग जो कहलाया वो गोंडवाना लैंड कहलाया। अब गोंडवाना लैंड में बहुत सारे आप देखेंगे वर्तमान के जो महाद्वीप मौजूद थे, जिसमें अंटार्कटिका मौजूद था, जिसमें अफ्रीका मौजूद था, जिसके अंदर साउथ अमेरिका मौजूद था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया था, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ था इंडिया। ठीक है, समय बदला धीरे धीरे 7.5 करोड़ साल वर्ष के बाद जब भारत ऑस्ट्रेलिया से टूटकर अलग होता है, जब भारत ऑस्ट्रेलिया से टूटकर अलग होता है तो भारत उत्तर की तरफ, ठीक है, यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव ऑन होता है, यानी कि उस तरफ जाता है। वो कैसे जाता है, वैगनर और टेलर ने ये अपने अपनी सिद्धांतों में बताने की कोशिश की है। किसी ने टाइडल बल बताया है, किसी ने दूसरे तरह के फोर्सेस के बारे में जानकारी दी है, लेकिन अभी हम वहां नहीं जाने वाले हैं। तो उत्तरी यानी कि भारत का जो प्लेट थी, भारतीय प्रायद्वीप की जो प्लेट थी, वो धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट यानी कि उत्तर की तरफ उसका खिसकाव जारी था। अब जिस समय इसका खिसकाव जारी था, उस यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में, ठीक है, एक सागर हुआ करता था जिसको हम टैथिस सी कहते हैं। जनरली इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक सैंडविच के तौर पर रह गया, और जो अवसाद था वो अवसाद, जो टैथिस सागर का जो अवसाद था इन दो प्लेटों के बीच में, जो एक मैं सैंडविच का नाम ले रहा हूं, वो वर्तमान में हमारे सामने हिमालय के रूप में मौजूद है। ठीक है, और बाकी टैथिस सागर का अवशेष जो है वो एक तरह से रेमिनेंट हम जिसे कहते हैं, वो भूमध्य सागर के रूप में हमारे सामने वर्तमान में मौजूद है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत की जो ऑस्ट्रेलिया से प्लेट कटकर टकराकर किस तरह से वो आगे बढ़ी और किस तरह से वो यूरेशियन प्लेट से टकराई, टकराने के बाद कैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ये सारी की सारी कहानी है। तो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो ऑस्ट्रेलिया से हटकर या कटकर अलग हुआ, उत्तर की तरफ गया और यूरेशियन प्लेट से टकराया। टकराने के बाद हिमालय का निर्माण हुआ और वर्तमान शेप हमारे सामने है। बताने की अब जरूरत नहीं है कि हमारे पास दुनिया का सबसे यंगेस्ट माउंटेन सिस्टम अवेलेबल है, जिसे हम अल्पाइन माउंटेन सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की स्थिति इस आधार पर अगर देखी जाती है, इस आधार पर देखी जाती है, तो हमारे यहाँ प्री कैम्ब्रियन टाइप के माउंटेन भी मौजूद है, जो जिसमें हम अरावली का नाम ले सकते हैं, कैलिडोनियन माउंटेन ले सकते हैं जिसमें हम पूर्वी घाट का नाम ले सकते हैं, हर्सिनियन माउंटेन सिस्टम भी कह सकते हैं जिसमें हम विंध्याचल और सतपुड़ा जैसे पर्वत श्रेणियां हमारे पास हैं, और अल्पाइन माउंटेन सिस्टम का भी हम नाम ले सकते हैं जिसमें हमारे पास हिमालय जैसे पर्वत मौजूद हैं, और दुनिया का सबसे यंगेस्ट लैंडफॉर्म हमारे पास है, यानी कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनको उनके द्वारा लाकर बहाकर लाया गया जो अवसाद है, वो जो हमारे पास हिंदी बेल्ट के रूप में मौजूद है, गंगा के जलोढ़ मैदान के रूप में मौजूद है, वो हमारे पास है। मीन्स राइट नाउ वी हैव द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स, यंगेस्ट लैंडफॉर्म, यानी कि दुनिया के सबसे पुराने हमारे पास जो स्थल खंड है, भूखंड है, वो भी हमारे पास, स्थल रूप हमारे पास मौजूद हैं, और दुनिया के सबसे युवा स्थल रूप भी हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये हमें समझ में आता है कि लोकेशन कहाँ है। लोकेशन हमने ग्लोब पे चेक करने की कोशिश की, इसके आधार पे हमने प्लेट्स के बारे में भी जानकारी ली कि भारत की कौन सा प्लेट का कौन सा हिस्सा टकराया था। ठीक है, इस चीज को भी हमने देखा है और समझा है। जब हमारी क्लास फिजियोग्राफी पे चलेगी, भौतिक ठीक है आकारिकी पे चलेगी, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक आर्क बना है, ठीक है, ये जो आर्क बना है, यानी कि जो हिमालयन सिस्टम है, और ये सुलेमान और कृथर है, और ये जो अराकान योमा है, बर्मा प्लेट है, यहाँ क्या रोल था, यहाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं और कैसे इन क्वेश्चंस को हम समझ सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने देखनी है आने वाली क्लासेस में। ठीक है, ये डेमो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर, यानी कि अक्षांश और देशांतर के आधार पर हमें इसे जज करना है कि किस तरह से क्वेश्चंस को यहाँ से हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर से मैं एक चीज बनाने की कोशिश करूं, यह है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी पर, ठीक है, जो पश्चिम से पूर्व जो ड्रॉ की जाती हैं इन्हें हम अक्षांश कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया दोस्तों, ठीक है, इन्हें अक्षांश कहते हैं। और इसके अलावा, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है, अर्धगोलाकार के रूप में अगर आप इनको देखेंगे तो इन्हें हम देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। ओके, इसको ये ले लेते हैं, ठीक है, ये देशांतर कहते हैं, ये हमारा देशांतर हो गया है। क्लियर है? अगर इस चीज पर अगर ध्यान से देखना और समझना भी, अगर यहाँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात की गई है तो ये पश्चिम से पूर्व वाला जो हिस्सा है ये अक्षांश कहलाएगा, और उत्तर से दक्षिण वाला जो हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? देशांतर कहलाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम इसको कैसे याद करें। तो ध्यान से देखना कि ये 8/4 से लेके 37/6 से लेकर 68/7 से लेकर 97/25 की कहानी हमें नजर आती है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा n हो जाएगा, यहाँ n हो जाएगा और यहाँ भी n हो जाएगा। तो ये हमारा अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है, ये हमारा अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ये जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, जो अक्षांशीय विस्तार है, इसको ध्यान से देखना, ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का है। कितना है? टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का है, टोटल रिपोर्टेड एरिया वाला नहीं है। टोटल रिपोर्टेड एरिया वाला भी आपको बता दिया जाता है 35 डिग्री 91 मिनट ठीक के आसपास का, ये हमारा टोटल रिपोर्टेड एरिया है, मींस एक्सटेंशन वहां तक हमारे पास जा रहा है। अब द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भारत में अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है या देशांतरीय विस्तार ज्यादा है? आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना कि अक्षांशीय यानी कि ऑलमोस्ट हमारा जो 29 डिग्री के आसपास का आप देखेंगे जो हमारा डिफरेंसेस आ रहा है अक्षांशों में, वो ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहा है, यानी कि भारत में जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपको ज़्यादा तौर पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस आधार पे हमारा पहला क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फारदेस्ट पॉइंट, यस दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, या बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये वाली, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन निकालते हैं। तो फारदेस्ट पॉइंट की हम याद करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कैसे यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ पॉइंट को हम ले लेते हैं, फिर हम साउथ को ले लेते हैं, फिर हम वेस्ट को ले लेते हैं, फिर हम ईस्ट को ले लेते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा अक्सर, नॉर्थ पर हमारा जो 35 डिग्री 91, ठीक है, नॉर्थ पर जो हमारा पॉइंट है उसे कहते हैं हम इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। ठीक है, ये इंदिरा कॉल जो पॉइंट है ये ट्री पॉइंट पर स्थित है। किस पे स्थित है दोस्तों? ट्री पॉइंट पर है। ट्री पॉइंट मतलब नियर सियाचिन। कहां पर है ये? नियर सियाचिन ग्लेशियर के पास हमें ये देखने को मिलता है। और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप जानते हैं, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन, यानी कि ऐसा ग्लेशियर जो ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर है। और इंदिरा कोल कहां पर आपको देखने को मिलेगा? लद्दाख में देखने को मिलेगा। ठीक है, लद्दाख, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम इस पे पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग में हमें देखने में आता है ग्वार मोता। क्या है? ग्वार मोता। ग्वार मोता जो है वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा दोस्तों। कहाँ देखने को मिला? गुजरात, यानी गुजरात में मैं इसको कह सकता हूँ रन ऑफ कच्छ। कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ये रन ऑफ कच्छ में आपको देखने को मिलेगा। मींस वो एरिया जहां पर लूनी रिवर डिसअपियर हो जाती है, लूनी रिवर डिसअपियर हो जाती है, वो एरिया जहां पर आपको सर क्रीक जैसे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? सर क्रीक जैसे पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, या विवादित क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। मींस अगर हम इसको ध्यान से देखें अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें नजर आता है कि ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। आई विल टेल यू कि यहाँ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं उनको कैसे याद करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका पूर्वी भाग की तरफ हम चलते हैं। यह है किबुथु। क्या है दोस्तों? किबुथु। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बूथू। किबुथु मीन्स ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये वो एरिया है जहां पर 1962 का वॉर हुआ था, और ये जो एरिया है ये भी ट्री पॉइंट पर ही स्थित है। कहां पर है? ट्री पॉइंट। ट्री पॉइंट का मतलब होता है इंडिया, चाइना प्लस, ठीक है, म्यांमार प्लस म्यांमार, यहाँ ट्री पॉइंट स्थित है। तो यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा मुंबई में एक पॉइंट और स्थित है जिसको कोलाबो कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाबो पॉइंट। कोलाबो पॉइंट कहां पर है दोस्तों? ये मुंबई में स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और अब यहां से लिखवा देता हूं आपका मैं, कि यहां जो आप देख रहे हैं साउथ में, ये है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी है ये। ठीक है, कन्याकुमारी कहां पर है? तमिलनाडु पे है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपका एग्जाम में आता है 6 डिग्री 45 मिनट पर नॉर्थ लैटिट्यूड पर। ये है आपका, ठीक है, ग्रेट निकोबार में। क्या है? ग्रेट निकोबार में। इसको कुछ ऐसा समझो आप, ठीक है, इसको कुछ इस तरह से देखो आप। ठीक है, ये जो एक आइलैंड है जिसको जनरली हमने ग्रेट निकोबार कहा है, जो अपने बारे में ही ये एक बायोस्फीयर भी है, ये एक जैव मंडल भी है। तो इस वाले पॉइंट पर ऑलमोस्ट 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट पर, 6 डिग्री 45 मिनट पर आपको यहाँ पर एक पॉइंट नजर आएगा जिसको जनरली एक नाम तो ये है उसका कि उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसके अलावा इसको
पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इसके अलावा इस वाले पॉइंट को पर्सन पॉइंट भी कहा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? और इसके अलावा इस एरिया पर एक आपको टावर भी मिलेगा, यानी कि आपको एक लाइट हाउस भी देखने को मिलता है। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्कस करवा रहा हूँ, इससे जुड़ी हुई दो चीजें थी कि यहाँ कुछ घटना हुई थी। जी हाँ, 2004 में 2004 में एक सुनामी आई थी। क्या आई थी? सुनामी आई थी नियर सुमात्रा। क्या आया था? नियर सुमात्रा में एक सुनामी आई थी, और उस सुनामी में ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो पॉइंट था, ये पानी में समा गया है, जल में समा गया है। तो इस चीज को आपको याद रखना कि ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हम बता रहे हैं 2004 की सुनामी के बाद समाप्त हो चुके हैं। और 2016 या 17 का यूपीएससी का प्रीलिम था, उसमें पूछा गया था कि ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक का जो देश है वो कौन सा है। तो याद रखना, सुमात्रा इज अ पार्ट ऑफ द इंडोनेशिया। किसका पार्ट है ये? इंडोनेशिया का पार्ट है, और इंडोनेशिया ही सबसे ज्यादा नजदीक है। ठीक है, बात मेरी समझ में आ गई? तो इस तरह से हमने देखने की कोशिश की है, समझने की कि पॉइंट्स के आधार पर कैसे हम सारी चीजों को याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और सबसे ज्यादा ट्रेजिकली हम देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। और दूसरा, ग्वार माता भी एक हाईलाइटेड एरिया बन जाता है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। कीबूथों के तो कहने ही क्या है, यहाँ तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इन चीजों को हम डिटेल से समझेंगे। और अभी हमने देखा ग्रेट निकोबार में इससे जो पॉइंट्स थे, वहां से भी क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में बनेंगे वो भी हमने समझने की कोशिश की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, राजनीतिक संरचना की तरफ आते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि भारत में अभी हाल ही में 18वें, ठीक है, लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। कौन से लोकसभा चुनाव? 18वें लोकसभा के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं। और इन चुनाव में जहां तक याद है कि 100 करोड़ से ज्यादा, ठीक है, लोगों ने पार्टिसिपेट, मतलब जो मतदाता या कह सकते हैं जिनके मतदान हुए या जिनका वोट आया, वो 100 करोड़ से ज्यादा लोग थे। हालांकि वोट तो सभी नहीं डालते, वोट परसेंटेज तो 50-60 का ही जाता है। तो उसके आधार पर तो ये भारत को बना देता है दुनिया का सबसे बड़ा, यानी कि वी आर द लार्जेस्ट, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश अब हैं। तो भारत की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको ऐसे समझिए आप कि भारत में लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके अलावा भारत में संसदीय व्यवस्था है जो कि ब्रिटेन से ली गई है, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे भारत में संविधान लागू है। भारत की सर्वोच्च किताब जो है वो संविधान है, और संविधान, ठीक है, सिर्फ संविधान ही है। इसके अलावा कोई भी दूसरी बुक नहीं है जिससे देश चल सकता है, ये बात आपको मान लेनी है। ठीक है, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो भारत में लोकतंत्र है, ठीक है, और वो संविधान उसकी गारंटी देता है। और संविधान का जो संरक्षक है, ठीक है, वो जानते ही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, भारत में चुनाव के आधार पर, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को वोट मिलते हैं, फिर वो अपनी सरकार बनाते हैं, फिर वो संसदीय व्यवस्था को बहाल करते हैं, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो भारत में हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। तो भारत में हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ये है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक था यूएसए वाला और एक था ब्रिटेन वाला, कि भाई आप तो, एक तो आपको, ठीक है, यूएसए का प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी चुन लेनी है, यूएसए की जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है उसको चुन लो, या फिर ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको चुन लो। हमने ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी उसको चुना और उसी को हमने फॉलो किया। और ऑलमोस्ट आप देखेंगे जब भारतीय इतिहास में पहली बार चुनाव हुए थे अक्टूबर 1951, और सब पर हुए थे फरवरी 1952, वहां से लेके अब तक हमने बहुत लंबा सफर तय करा है, बहुत लंबा सफर तय कर रहा है। ठीक है, और लगातार हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। इस तरह से हमने देखा है कि किस तरह से भारत का जो राजनीतिक तंत्र है वो सुचारू रूप से काम कर रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसमें जितने भी वर्ड मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे एक एक करंट अफेयर से और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे के सारे जो हमने डिस्कस करे हैं उन्हें याद रखना, ये आपके एग्जाम से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब है थोड़ा मैपिंग वर्क। क्या है? अब है थोड़ा मैपिंग वर्क। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ से गुजरती है और क्यों गुजरती है, और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे जिस बच्चे ने 67वां, 68वां, 69वां, या मैं ये कहूँ खाली 69वां या 68वां ही बीपीएससी का प्री दिया था, उसको पता होगा कि ये जो एरिया है,
ये प्योर मैपिंग बेस्ड एरिया है, यानी कि मैप के आधार पे ही सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि आप जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी मैपिंग का वर्क उतना ही ज्यादा ब्रॉड होता चला जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो हमने देखा था वो सारी की सारी लाइटली चीजें थी, अब हम इसको मैपिंग के आधार पे समझने की कोशिश करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आम आदमी के समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब को बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, जहां सूरज की किरणें अंतिम तिरछी नहीं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जो लास्ट होती है, ठीक है, उसे हम 23.5 डिग्री के आधार पे जानते हैं, उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ऐसी ही रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है जिसे हम कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा के उत्तर में आप देखेंगे आर्कटिक रेखा होती है, आर्कटिक सर्कल होता है जो 66.5 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और इधर अंटार्कटिक सर्कल होता है वो भी 66.5 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की गई है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको कहाँ मिलेगा? उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा। क्या मिलेगा? उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा। अब ये जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध को वैसे ही, ठीक है, लैंड हेमिस्फीयर कहा जाता है, भूमि का गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमि का गोलार्ध। क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर एरिया में आप देखेंगे करीब करीब 80% तो लैंड है और 20% क्या है? वाटर है। तो मीन्स यहाँ पर लैंड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, लैंड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस हिसाब से ये एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? ध्यान से देखेंगे इसमें कि ये ऑलमोस्ट 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कहाँ से? 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, और 3 महाद्वीपों के ये मान लीजिए आप करीब करीब 16 देशों से होकर गुजरती है। 16 देशों। इन 3 महाद्वीपों में सबसे इंपॉर्टेंट, जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के वो सऊदी अरब से होकर गुजरती है, वो यूएई से होकर गुजरती है, वो ओमान से होकर गुजरती है, वो इंडिया से होकर गुजरती है, वो बांग्लादेश से होकर गुजरती है, वो म्यांमार से गुजरती है, चाइना से गुजरती है, और ताइवान से गुजरती है। यानी कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम एशिया की बात करें, क्या बात करें? एशिया की बात करें तो एशिया में हम सऊदी देखेंगे। क्या देखेंगे? सऊदी, यूएई देखेंगे। इसके अलावा हम ओमान देखेंगे। क्या देखेंगे? ओमान देखेंगे। इसके अलावा इंडिया से ये गुजरती है, ठीक है, इसके अलावा ये बांग्लादेश से गुजरती है, इसके अलावा ये म्यांमार से ये होके जाती है, और इसके अलावा चाइना, और फिर है ताइवान। कितना है? ताइवान, ठीक है। साउथ ताइवान। इसके अलावा ये अफ्रीका महाद्वीप से भी गुजरती है, जिसमें इजिप्ट आता है, लीबिया आता है, चाड आता है, वेस्टर्न सहारा आता है, मोरक्को आता है, ये सारे के सारे देशेज आते हैं। और इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका भी से भी गुजरती है, जिसमें मैक्सिको और बहामास जैसे देश शामिल हैं। लेकिन वो सारे के सारे आप छोड़ दीजिए, जो एशिया के जो देशेज हैं, जो देश हैं, वो बहुत बड़े मैटर करते हैं कर्क रेखा के गुजरने के लिए। तो मैंने सारे के सारे नाम लिख दिए। अब चूंकि हमारा एग्जाम बीपीएससी से जुड़ा हुआ है तो बीपीएससी बड़ा फोकस करती है इस वाले पार्ट पर, इंडिया वाले पार्ट पर, क्योंकि इंडिया को हमें समझना है कि जब इंडिया से ये कर्क रेखा गुजरती है तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। एक जनरल सा क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। चलो हमने मान लिया कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो ये है, अगर हम ध्यान से इस चीज को देखें, अगर हम ध्यान से इस चीज को देखें तो ये है हमारी कर्क रेखा, ठीक है, ये है हमारी कर्क रेखा। यानी कि मैं इसका नाम लिख देता हूं 23.5 नॉर्थ। और इसमें हम अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा आ जाता है गुजरात, लिखते चलना, गुजरात। ये आ जाता है हमारा राजस्थान, ये आता है हमारा एमपी, और ये आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है, और ये आ जाता है हमारा झारखंड, और ये आ जाता है हमारा पश्चिम बंगाल, और ये आ जाता है हमारा त्रिपुरा, और ये आ जाता है हमारा मिजोरम। क्या आ जाता है? मिजोरम। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो एक बहुत पुरानी ट्रिक है, बहुत पुरानी ट्रिक, ठीक है, गरम छाछ पत्रम, ये कहानी हमें नजर आती है। अब ये जो चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं ये थोड़ी पुरानी हो गई हैं, ये बहुत पुरानी हो गई हैं। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके एग्जाम में बहुत हटके और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल अगर हम गुजरात की बात करें, अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात से, ठीक है, इसके उत्तर में कौन है और इसके दक्षिण में कौन है, ये बस समझ में आता है। मीन्स अगर मैं इस गुजरात का, ठीक है, मैप बना दूं, अगर मैं इस गुजरात का मैप बनाऊं तो मुझे पता चलता है कि ये जो हिस्सा मैं देख रहा हूं ये रन ऑफ कच्छ है। क्या है ये? रन ऑफ कच्छ है। और ये जो हिस्सा मैं देख रहा हूं ये गल्फ ऑफ कच्छ है। इसके अलावा ये जो हिस्सा देख रहा हूं ये है खंबात की खाड़ी। क्या है? खंबात की खाड़ी। अब ये यहां से होकर गुजर रही है,
ठीक है, अब ये यहाँ से होके गुजर रही है। अब यहाँ से गुजरने पर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कि अगर सबसे पहले गुजरात से जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है तो इसको चीज को देखना, ये ठीक है, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये है लिटिल रन। क्या है? लिटिल रन। यानी कि ये लिटिल रन से होकर गुजरती है, ये जो छोटा रन है वहां से होकर गुजरती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो गल्फ ऑफ कच्छ है वो आपको इसके दक्षिण में नजर आएगा, सबसे दक्षिण में नजर आएगा। और यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट्स मैं बना रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बना रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट्स है ये है मतलब एक तरह से कांडला पोर्ट, नाम सुना होगा आपने, कांडला पोर्ट। ठीक है, और दूसरा ये जो पोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये है मुंद्रा पोर्ट। ठीक है, क्या है? मुंद्रा पोर्ट। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित जो कांडला पोर्ट है वो हाईएस्ट प्रॉफिटेबल पोर्ट है, यानी कि आज़ादी के बाद जो बनाया गया पोर्ट, यानी कि जो कराची बंदरगाह जब आज़ादी के बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में चला गया, तो उसकी भरपाई करने के लिए भारत सरकार ने, ठीक है, उस वक्त कांडला का निर्माण करवाया था। और उसी के जस्ट पहले ही पड़ता है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट यानी कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट, ये आपको याद रखना है। तो ये अगर ध्यान से देखे जाएं तो हमें पता चलता है कि ये इसके दक्षिण में है। इसके अलावा ठीक है, जैसे पोरबंदर हो गया, ठीक है, और यहाँ गांधीनगर हो गया, तो ये भी आपको दक्षिण में ही मिलेंगे, ये भी आपको दक्षिण में ही मिलेंगे। एक सेकेंड दोस्तों, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप मिले आपके कि मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट। एक पोर्ट यहां भी मौजूद है, यह क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में, ओखा पोर्ट। तो याद रखना कर्क रेखा के दक्षिण में ओखा पोर्ट मौजूद है। ठीक है, गांधीनगर, गांधीनगर जो है, ठीक है, वो भी कर्क रेखा के दक्षिण में है। इसके अलावा दक्षिण में जो कर्क रेखा है यानी गुजरात में जो स्थित है महसाणा, बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है महसाणा। महसाणा जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहां पर नजर आ रहा है आपको राजस्थान का। किसका नजर आ रहा है? राजस्थान का। तो राजस्थान में एक शहर है जिसे कहते हैं बांसवाड़ा। क्या कहते हैं? बांसवाड़ा। ठीक है, तो बांसवाड़ा जो है वो राजस्थान में है और कर्क रेखा के उत्तर में है। और कर्क रेखा के उत्तर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। इसके अलावा जिसने मेरे ख्याल से 68 वाला जो बीपीएससी दिया था उसमें पूछा गया था कि बताइए, बताइए कि जो कर्क रेखा है वो कौन सी श्रेणी से होकर गुजरती है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विद्यांचल, यस देयर इज नो डाउट। इसके अलावा वहाँ बघेलखंड का ऑप्शन दिया गया था। किसका ऑप्शन दिया गया था? बघेलखंड का ऑप्शन दिया गया था कि इट पासिस थ्रू दी बघेलखंड, यस देयर इज नो डाउट। ये बघेलखंड से पास होती है, यानी कि इसके आगे जाने के बाद ये छोटा नागपुर पठार से भी पास होती है। तो इस तरह से हमने देखने की कोशिश की थी ये किस तरह से आगे मूव ऑन करती है। और इसी के साथ एक चीज और था कि गुजरात के अंदर, ठीक है, ये माही नदी इसको 2 बार कट करती है, माही नदी इसको 2 बार कटती है। तो यानी कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे तौर पे बने हैं, ठीक है, कि भाई किस किस श्रेणी से गुजर रही है, कौन सी नदी यहाँ से आसपास में है, ये बेसिक चीजें हैं। तो अगर ये वाला हिस्सा आप देखेंगे, मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा, इसी हिस्से में बघेलखंड आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बघेलखंड दिखाई देगा। और ये बघेलखंड से पास ऑन होती है, ये बघेलखंड से पास ऑन होती है। और झारखंड में ये ऑलमोस्ट छोटा नागपुर का पठार, यानी कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये वहां से पास होती है, यानी कि मिनरल हट ऑफ इंडिया है, वहां से पास होती हुई आपको दिखाई देगी। उसके बाद ये सीधी, ठीक है, जो मिजोरम आप ये देख रहे हैं, मिजोरम यानी कि जो मिजो हिल से होता हुआ, ठीक है, ये म्यांमार की तरफ मुड़ जाती है। यानी कि मिजोरम की जो पहाड़ियां हैं, मिजोरम की जो पहाड़ियां हैं ये सीधे आगे हो जाती है। और इसके बाद मिजोरम की पहाड़ियां क्रॉस करने के बाद ये म्यांमार में अराकान योमा की पहाड़ियों से क्रॉस करते हुए सीधा आगे की तरफ चली जाती है, यानी कि आगे का रास्ता चाइना की तरफ मुड़ जाती है। वहां से हमारा इसका साथ लेना देना कुछ भी नहीं है। तो ये एक बेसिक सी चीजें हैं जो हमें समझनी है कि क्या यहाँ से क्वेश्चन हम समझ सकते हैं और क्या क्वेश्चन यहाँ से हम नहीं समझ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं। ठीक, अब आते हैं आईएसटी पर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर। बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ।
आपकी तारीफ। बहुत बढ़िया। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बोर्ड कौन सा है, मतलब कमीशन कौन सा है? यूपी का। ग्रेट। मैं आपको बता दूं कि हम लोग जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यानी कि एक जो जनरल क्लास होती है, इंट्रोडक्टरी क्लास है ये वाली, तो भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने इससे पहले जो पॉइंट डिस्कस किया था वो टॉपिक ऑफ कैंसर डिस्कस किया था, यानी कि ये कैसे इसको पढ़ना, कैसे इसको समझना है वो बताने की यहाँ कोशिश की गई थी। एक आम भाषा में जो जनरली बच्चा देखता है कि ये क्या है, ठीक है, इसको बताने की कोशिश की गई। टॉपिक ऑफ कैंसर अगर हम ग्लोब को ध्यान से देखें तो ग्लोब के उत्तर में ही स्थित है, तो इस आधार पर हमें ये पता लगाना है सबसे पहले कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, तो उत्तरी गोलार्ध में हमें नजर आती है साफ साफ, ठीक है। उसके आधार पे हमने ये देखा सिमिलर इसी लाइन पर ये एक दक्षिणी गोलार्ध में भी पाई जाती है, जिसे हम कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा कहते हैं। ये बड़ी साधारण सी चीज थी जो हमने समझने की कोशिश की, लेकिन इसके अलावा जो असाधारण चीज थी वो ये थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है, जो अक्सर बीपीएससी और यूपीपीएससी और दूसरे प्रकार के जो कमीशन है वो इस चीज की डिमांड करते हैं कि भाई साहब जो कर्क रेखा है वो कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ठीक है, और महाद्वीपों के अलावा वो कितने वाटर बॉडी से होकर गुजरती है, और कौन कौन से एशिया के देश है जहाँ से पास ऑन होती है। तो हमने अपना खासा जो ध्यान इस चीज पे लगाया था वो था हमारा इंडिया यानी कि एशिया। तो हमने देखा था कि एशिया में ये जो देश थे इनसे ये पास ऑन होती है, जिसमें सऊदी अरब हमने देखा, यूएई हमने देखा, ओमान हमने देखा, इसके अलावा इंडिया, फिर बांग्लादेश, फिर म्यांमार, फिर चाइना, फिर ताइवान जैसी चीजें हमने देखी और नोट करी कि कैसे यहाँ से पास ऑन होता है। अब क्या करता है कमीशन, थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करता है और देखता है कि भाई अगर भारत की बात हो रही है, भारत से टॉपिक ऑफ कैंसर अगर भारत को दो बराबर भागों में बांट रही है तो डेफिनेटली ये कुछ ऐसी जगह से पास जरूर हो रही होगी जो बड़े इंटरेस्टिंग एरियाज होंगे। तो हमने देखा अगर ये इंडिया से पास होता है तो कुछ इस तरह से एक आर्क बनता हुआ नजर आता है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां से ये पास ऑन हो रही है। तो हमने एक बहुत पुराने ट्रिक का यहाँ नाम लिखा जिसका नाम था गर्म छाछ पत्रम, जो कि लगभग जो रेलवे के बच्चे होते हैं, जो एसएससी के बच्चे होते हैं वो इसको याद करते हैं। जो रेलवे के बच्चे होते हैं, जो एसएससी वाले होते हैं वो इसको याद करते हैं, लेकिन जो कमीशन वाले बच्चे होते हैं वो इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। जैसे 68 का जो बीपीएससी का पेपर हुआ उसमें ये पूछा गया कि ये जो कर्क रेखा है, उसने किसी राज्य का नाम नहीं पूछा, उसने ही पूछा है जो कर्क रेखा है बताइए कौन सी श्रेणी से होकर गुजरती है या कौन से पठार से होकर गुजरती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बड़ी बारीकी से मैप पर भी काम करना पड़ेगा और मैप को भी देखना पड़ेगा कि मैप के थ्रू कहाँ से पास ऑन होती है। इसका मतलब हमने ये भी देखा और साथ में कमीशन ने ये भी जानने की कोशिश की कि इसके उत्तर के अंदर और इसके दक्षिण के अंदर कौन से, ठीक है, पार्टिकुलर सिटीज अवेलेबल हैं। इसके अलावा कमीशन ने ये जानने की भी कोशिश की थी कि ये मुझे बता दीजिए कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन से नेशनल पार्क हैं और कर्क रेखा के दक्षिण में कौन से नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये है हमारा पढ़ने का तरीका। तो हमने देखा कि सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो ये गुजरात से पास ऑन हो रही है। कहाँ से पास ऑन हो रही है? गुजरात से। गुजरात एक ऐसा एक राज्य है भारत का जो सबसे लंबी, सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बनाता है, लेकिन वो ऐसा राज्य भी है जहां पर आपको लिटिल रन ऑफ कच्छ और कठियावाड़ और गिर के जंगल जैसी चीजें भी वहां नजर आती हैं। और हमने ये भी देखा था कि 2023 का जो यूपीएससी का पेपर हुआ था, 2023 वाला जो प्रीलिम हुआ था, उस पे इस बार उन्होंने खासा ध्यान दिया था, खासा उनकी तवज्जो थी। मेंस हमने ये भी देखा था कि जो सबसे बड़ा जो भारत का निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइज पोर्ट है वो हमें गुजरात में ही देखने को मिलता है। कई काम राजा को पीछे छोड़ दिया गया है और वो चर्चा का विषय था पिछले 2 साल से, क्योंकि बड़ी तादाद में वहां पर ड्रग्स पकड़ी जा रही थी। अडानी पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट था वाला, और मुंद्रा पोर्ट को लेकर यूपीएससी में क्वेश्चन आया। तो डेफिनेटली अगर वहां क्वेश्चन पूछा गया तो हमें भी अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसी आधार पर एक चक्र बनाना पड़ता है कि क्वेश्चन का सर्कुलेशन या क्वेश्चन का पैटर्न या क्वेश्चन का ट्रेंड कहाँ जा रहा है। तो हमने समझने की कोशिश की, अगर ये गुजरात का मैप हमने बनाया तो हमने देखा अगर यहाँ से पास ऑन हो रही है तो इसके दक्षिण में क्या क्या है। तो हमने देखा दक्षिण में यहाँ पर कांडला है, यहाँ पर मुंद्रा पोर्ट है, यहाँ पर ओखा पोर्ट है, ये गांधीनगर है, और ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसे लिटिल रन कहते हैं, छोटा रन कहते हैं। तो एग्जैक्टली छोटे रन से ये पास ऑन होती है। बन गया हमारा क्वेश्चन। अगर पिछली बार उसने बघेलखंड पूछा कि भाई कौन से इससे पास हो रही है तो डेफिनेटली हमने बता दिया बघेलखंड था। अब हो सकता है क्वेश्चन यहां भी घुमा के पूछा जाए। अब पिछली बार इसने क्वेश्चन पूछा था कर्क रेखा को लेकर, क्यों ना इस बार ये पूरा पूरा संभव है, अगर कर्क रेखा को उसने क्वेश्चन पूछा है तो डेफिनेटली वो आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, ठीक है, उसको लेकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देयर इज नो डाउट, पूछेगा, जरूर पूछेगा। और उसमें यह भी पूछने की संभावना बन जाती है कि कर्क रेखा के पूर्वी भाग में वो कौन सी पहाड़ी को क्रॉस करके अराकान योमा, जो कि म्यांमार में स्थित पहाड़ियां हैं, रेंज हैं,
क्रॉस करती है। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि आने वाली संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कि मिजोरम के अंदर मिजो हिल्स हैं, मिजो की पहाड़ियां हैं, जनरली जिन्हें ब्लू पहाड़ियां कहते हैं, दूसरे नाम से ब्लू पहाड़ियां कहते हैं, तो वहां से क्रॉस करके सीधा ये म्यांमार में एंट्री करती है और म्यांमार की अराकोन योमा जो श्रेणी है उसे क्रॉस करके सीधा चाइना में वो एंट्री कर जाती है। अब हमने ये भी देखना था कि जब हम बंगाल पहुंचे तो बंगाल में हमने दक्षिण की तरफ देखा तो यहाँ कोलकाता स्थित है, यानी कि कोलकाता कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है या दक्षिण में स्थित है। तो हमने देखा कि कोलकाता कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है और कोलकाता हुगली नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? और हुगली एक तरह से आप ये कह दीजिए कि सहायक नदी है, किसकी है? गंगा की है। जब गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है तो दो ब्रांचों में बाइफरकेट होती है, एक तो वो बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है और एक सीधा वो नीचे सुंदरवन की तरफ चली जाती है। एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण वहां पर हमें देखने को मिलता है। यानी कि दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो सुंदरवन का डेल्टा है वो कर्क रेखा के उत्तर में है, दक्षिण में है, तो वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। सीधे सीधा क्वेश्चन हमारा बन जाता है। ठीक है। झारखंड में हमने देखा था कि झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू है जिसे मिनरल हर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिल्कुल उससे पास ऑन होती है, देयर इज नो डाउट से पास ऑन होती है, ये हमने अच्छी तरह समझ लेना है। और इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के अगल बगल में कैमूर की श्रेणियां भी हैं, कैमूर की रेंज भी है, वहां से भी ये पास हो जाती है। भारनेर यहां से भी पास होती हुई नजर आती है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हुए नजर आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम पहुंचे थे आईएसटी। क्या पहुंचे थे? आईएसटी पर, कि आईएसटी वाला जो मानक है वो हमारा इतना बताया गया है। क्या बताया गया? इतना। ठीक है। इस आधार पर हम अपना मत की या समय की गणना करते हैं कि हम जीएमटी से कितना आगे हैं। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, यानी कि लंदन की प्रयोगशाला से गुजरती हुई जीरो जो मध्याह्न रेखा है उससे ईस्ट की तरफ आप चलेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, टाइम कैलकुलेट किया जाएगा पॉजिटिवली, और इसके बैक में चलेंगे तो ये माइनस में कैलकुलेट किया जाता है। तो इस आधार पे आप इसको देखिए कि पूरा का पूरा जो ग्लोब है वो 360 देशांतरों में डिवाइडेड है जो 24 घंटे मिलकर बनाते हैं। अगर इसको हम डिवाइड कर दें, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमें नजर आता है कि ऑलमोस्ट, ठीक है, एक घंटे में ऑलमोस्ट 15 देशांतर क्रॉस होते हैं। अगर हम इसको मिनट में डिवाइड करने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि ऑलमोस्ट 4 मिनट एक देशांतर को क्रॉस करते हैं। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए, अगर दो देशांतरों के बीच की दूरी अगर 111 किलोमीटर है तो सूरज की जो रोशनी होगी वो करीब करीब 4 मिनट का समय लेगी। इस तरह के आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं गणना। अब यह था कि जीएमटी से भारत की जो स्थिति है जहां पर समय निर्धारक किया जाता है वो ऑलमोस्ट 82.5 के आसपास का हमें दिखाई देता है, जो मिर्जापुर और इलाहाबाद के नैनी के आसपास का है। ये बड़ा साधारण सा था, रेलवे के बच्चे और दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे अक्सर इसे रटते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए इसमें क्या नया है? हमारे एग्जाम के लिए इसमें नया ये है कि ये जो एक लाइन आप देख रहे हैं जो सीधी लाइन जा रही है, तो ये फिलहाल भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला तो अपना यूपी है, गुड्डू भैया वाला। मिर्जापुर तो चल ही रहा, सभी देख रहे हैं, भोकाल काट रखा है भाई, पूर्वांचल को पता नहीं क्या बना दिया, त्रिपाठी, शुक्ला, ठीक है, ये चल रहा है सर। भाई सब देखकर मैं हैरान हो गया, मैंने पहले दिन ही देख मारी मिर्जापुर वो, लेकिन मजा नहीं आया। जो पहले में आया था ना, अब ताजमहल दिखा के मतलब अब कॉलोनी घुमा रहे हो भाई, अब ठीक है, इतना पागल मत बनाओ भाई, इतना सस्पेंस। ठीक है, यादवों की अलग पॉलिटिक्स चल रही है, जरीना अलग परेशान है, ठीक है, गुड्डू भैया का पता नहीं कभी पिट जाते कभी पीट देते हैं। शरद शुक्ला के तो परिवार का पूरा खेल खत्म कर दिया। शरद शुक्ला का बाप कौन था? रतिशंकर शुक्ला। वो भी गुड्डू को कह रहा था, सर भैया हम त्रिपाठियों के लायल थे, हम भी फेले गए थे, तुम भी फेले जाओगे। और त्रिपाठी ने, यानी कालीन भैया ने लास्ट में ठोक दिया शरद शुक्ला को भी। मतलब देख रहे हैं कि पूरी कहानी भाई पूर्वांचल को ऐसा लगा दिया तो जाने में डर लगता है हमारी। ये मिर्जापुर, आजमगढ़, बनारस, ठीक है, जौनपुर, ऐसा लगता है भाई वो बाहुबली होंगे, हम नहीं जाने वाले वहाँ। मतलब खतरनाक तरीके से भौकाल मचा दिया वहाँ। चलो कोई बात नहीं, वो उनका है, अपना डायरेक्टर का कहना है। दूसरा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, सॉरी आंध्रा, ठीक है, और उड़ीसा, ये उल्टा हो गया, ठीक है। उड़ीसा और आंध्रा, ठीक है, ये 5 राज्य हमारे पास मौजूद हैं। कितने हैं? 5 राज्य मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश, एज वी नो दैट उत्तर प्रदेश का जो एरिया है नैनी, जो कि कहते हैं इलाहाबाद और मिर्जापुर के आसपास का, यहाँ से पास ऑन होती है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कि ये कहाँ कहाँ से पास ऑन हो रही है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जैसे ही मध्य प्रदेश में एंटर करते हैं तो हमें पता चलता है ये कैमूर श्रेणी से पास हो रही है। ये पहला क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली देख लेना, ये है बिल्कुल मैप वाला वर्क, प्योर वाला। इसके अलावा ये जो भारनेर है,
क्या है, भारनेर, वहां से ये क्रॉस होती हुई नजर आती है। जैसे ही आप छत्तीसगढ़ में एंट्री करेंगे तो ये आपको दंडकार्य, नाम सुना होगा दंडकार्य, अगर नहीं सुना हो तो मैं आपको बता दूं, 2015 का यूपीएससी का जो प्रीलिम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, ठीक है। और ये ना जाने तब से कितनी बार आ चुका है। छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, पठारी भी हल्का फुल्का मैदानी भाग है, ये सारा का सारा, और रिच इन मिनरल्स, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा का कोई नहीं है, आंध्र प्रदेश से कोई ऐसा खास हमें नजर नहीं आता, लेकिन हमें ये हमारे पास ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ जाते हैं कि भाई कैमूर की श्रेणी, भारनेर की श्रेणी और दंडकार्य। इसके अलावा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कैमूर और भारमेर के आसपास का छोटा नागपुर पठार का जो एक्सटेंशन है वहां से भी क्रॉस हो जाती है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, कर्क रेखा और आईएसटी लाइन एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करती हैं, जो पॉइंट बनाती हैं, वो छत्तीसगढ़ के आसपास का एरिया है, जो सूरजपुर के आसपास का एरिया, जिसे जनरली बैकुंठपुर कहते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो ये इन क्वेश्चंस को देखते हुए, ठीक है, कि 69वीं जो बीपीएससी हुआ उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न देखते हुए, 68वां जो बीपीएससी हुआ या अदर स्टेट के जो पीसीएस हुए उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखते हुए कि अगला क्वेश्चन कैसे क्लिक करेगा, कैसे जंप करेगा, उसके आधार पर हमें फिर रणनीति बनानी है। तो हमने देखने की कोशिश की है कि आईएसटी को पढ़ने का तरीका क्या है। आम जो स्टूडेंट होता है, जो जनरली वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसमें रेलवे और दिल्ली पुलिस या एसएससी को एग्जाम है, उसमें वो सिर्फ राज्य के नाम याद करेगा, भाई उसे नहीं चाहिए कुछ भी और। वो यूपी और नैनी का नाम याद कर लेगा, लेकिन जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए भाई कहाँ से गुजर रही है। ये जितनी जगहों के मैंने नाम लिए ना, कैमूर, बारनेर, तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एरिया है भाई, ये अचनकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, अचनकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है। यहाँ पन्ना रिजर्व भी आपको देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है गोंड जनजाति यहाँ देखने को मिलती है। तो ये जो आईएसटी पास हो रही है, पास थ्रू द गोंड ट्राइब का जो एरिया है, और गोंड ट्राइब क्या कहते हैं, होम ऑफ इंडिया, ओरिजिनल रेजिडेंस है भारत के भाई, उनके क्षेत्र से पास हो रही है। तो सोचो ये जो पर्टिकुलर एरियाज हैं, जो अधिकारी बनते हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी होता है कहाँ कहाँ से रेखाएं गुजरती हैं। वनडे एग्जाम वाले के लिए फर्क नहीं पड़ता भाई, रट्टा मारो एनसीईआरटी या रट्टा मारो लूसेंट वगैरह, बात खत्म। लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मैप के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई करें। यानी कि कभी आप छत्तीसगढ़ पहुंचे, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में गए, जहां से सीधा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा टच होता है, वहां देर विल फाइंड कि वो बहुत कितना इंपॉर्टेंट एरिया है वाला, वहां से कौन कौन से रिसोर्सेज निकाल के आ रहे हैं वहां से, ठीक है। कॉपर है, आयरन ओर है, कोल है, ठीक है। इसके अलावा दुनिया भर के जो रिसोर्सेज हैं वहाँ अवेलेबल हैं। तो ये चीजें बनाती हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी रेखा वहां से पास ऑन हो रही हैं। ये हमारे क्वेश्चन का तरीका है। चलिए, हमने दो को पढ़ने की कोशिश की है। आंध्र प्रदेश में ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, ठीक है, ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, सीधा पास ऑन होगा, सीधा भारत से बाहर हो जाती है। और उड़ीसा का बहुत दक्षिणी पार्ट वो टच करती है, इसलिए पढ़ने की वहां भी कोई जगह हमारी बनती नहीं है। लेकिन फिर भी कैमूर, भारनेर, दंडकारी, ये 2 हिस्से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, आईएसटी की बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। इंडियन बाउंड्रीज, ठीक है, भारतीय सीमाएं। मैंने एक मैप देखो बहुत अच्छा लिया है, कितना सुंदर लग रहा है ये, है ना, ब्लू कलर का है ये, है ना, लग रहा है ना, बढ़िया। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, यही है क्वेश्चन। यानी कि आप इसको चारों ओर से ध्यान से देखो, ये सीमा ही है, बाउंड्रीज है। भारतीय उपमहाद्वीप, अगल बगल पड़ोसी देखो, कौन सा देश है, पाकिस्तान। ये कौन सा देश है, बोलते चलो भाई, नेपाल है। ये कौन सा देश है, हाँ, भूटान है नलायको, जिसके लिए हम लड़ मरे थे 2017 में, याद है 2017 का स्टैंड ऑफ। अरे ऐसे खड़े हो गए थे दोनों सीना वाले, फिर क्या पहुंच गया केस, जीवन पहुंच गया। हम जिसके लिए जान दी, वो बेवफाई वाला सीन हो जाता लड़की के लिए सब, ठीक है। तो वही हुआ भाई, अपन लोग भिड़ गए, ठीक है। नहीं, अपन का एरिया भाई, तू कहाँ लेके जाएगा इसको। ये मैंने मना कर दिया भाई, है दिक्कत नहीं है, चाइना यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लिया, अपन लोग खिसक गई दिमाग की क्या करें, क्योंकि ये जो पार्टिकुलर एरिया देख रहे हैं इसे कहते हैं चिकन नेक, है ना। चलिए फिर से आते हैं, ये कौन सा देश है, बांग्लादेश, पीसफुल कंट्री, नो डिस्प्यूट, ठीक है, सुकून से आवन जावन हो रहा है। एक देश और है ऊपर, क्या नाम है उसका, चाइना। क्या है, चाइना। यही है आपके क्वेश्चन की असली वजह, इन्हें पढ़ेंगे अच्छे से हम। ये पाकिस्तान वाला हिस्सा, चाइना वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। लेकिन अगर ध्यान से स्थिति को देखा जाए, ध्यान से स्थिति को देखा जाए, तो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ एंड होता है, यहाँ पर एंड होता है। तो इसको ध्यान से देखना, यहाँ एंड होता है। अब इस पर ध्यान से देखना, ये जो पार्ट मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है, यहाँ है सर क्रीक। क्या है, सर क्रीक। सर क्रीक हुए थे अंग्रेजों के जमाने, एक महान योद्धा जिन्होंने इसको जन्म दिया, और आज भी ये एक विवाद का स्थल है। सर क्रीक 24 लैटिट्यूड, दो डिवाइड करें दो देशों को, यानी कि सर क्रीक एक ऐसा एरिया जो दलदली एरिया है, और स्टिल इट इज अ डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना। यहाँ से डिस्प्यूट शुरू हुआ है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ। ये है ट्री पॉइंट,
क्या है, ट्री पॉइंट, कीबुतु वाला ट्री पॉइंट है, ये भी डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया चाइना। ठीक है, अब देखेंगे 1962 का जो वॉर हुआ था वो यहीं पर हुआ था, पढ़ेंगे इसको। तो इस आधार पर अगर हम कैलकुलेट करें तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये सारा स्थलीय सीमा बनाता है, यानी कि लैंड लैंड बाउंड्री बनाता है एग्जैक्टली exactly। और इसके नीचे का जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये बनाता है क्या, वाटर बाउंड्री, ठीक है, या ओशन बाउंड्री, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है, जल सीमाएं। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो विशाल एक दृष्टि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से कितना विशाल आकृति है, ये ऑलमोस्ट, बिहार में पूछा गया था, ऑलमोस्ट ये 22,000 किलोमीटर से लंबी सीमा रेखा है। कितनी, 22,000 किलोमीटर से लंबी सीमा रेखा बन जाती है। यानी कि अगर इसको हम ध्यान से देखें तो स्थलीय सीमा करीब करीब 15,000 किलोमीटर से ज्यादा की है, और जो जलीय सीमा है वो करीब करीब 7,500 किलोमीटर की है। तो यानी कि बड़ा लंबा एरिया बन जाता है। और इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब फॉर अस कि भाई कैसे हम इस चीज को सॉल्व करें और कैसे इसको याद करें। और सबसे जरूरी हो जाता है कि डिस्प्यूटेड जो पॉइंट्स हैं, जो डिस्प्यूटेड जो एरियाज हैं, वो किस तरह से सॉल्व किया जाए। जैसे भी हाल ही में खबर आ रही है लद्दाख की तरफ से कि पैंगोंग झील के पास, ठीक है, चाइना ने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, जहां पर वो भी कुछ महीने पहले तक भारत के हिस्से में था, वो भारत के हिस्से में था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक उसने कंस्ट्रक्शन किया, फिर हमने उसको अपोज क्यों नहीं किया, वो क्या हो यहाँ पर, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे जरूरी है, सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर के अंदर स्थित सालतोरो रेंज, और सालतोरो रेंज के अंदर जो गैसर ब्रूम है, जो दर्रा है, और जो नुब्रा वैली है, उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और वहां से निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ से हमारे एग्जाम के लिए क्या बचा है। अक्साई चीन क्या है, और आपके एग्जाम में एक लाइन आ रही है जिसको जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन कहा जाता है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से कैसे हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है पर्टिकुलर पॉइंट कि लैंड बाउंड्रीज क्या है, हाईएस्ट टू लोएस्ट, मुख्य भूमि सीमा उच्चतम से निम्नतम की हमें तरफ जाना है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारा बांग्लादेश, यहाँ हमारा भूटान, यहाँ हमारा नेपाल, यहाँ पाकिस्तान, और यहाँ चाइना, और इस तरफ है म्यांमार, और एक छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान का भी है। ठीक है, ये सारे के सारे देश अगल बगल हम देखेंगे तो हमें स्थलीय सीमा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब इसमें ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो लैंड बाउंड्री है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो याद रखना कि भारत में जो लैंड बाउंड्रीज हैं, जो स्थलीय सीमा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के दरबार से संबंधित हैं या शामिल हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उस पर ऑलमोस्ट 6 तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से एक डिपार्टमेंट बाउंड्री से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, ठीक है, होम मिनिस्ट्री का है, आंतरिक सुरक्षा का है, भाषा का है, जम्मू एंड कश्मीर का है, और भी 2-4 डिपार्टमेंट है जहां वो काम करती है। लेकिन कुल मिला के 6 डिपार्टमेंट हैं। उन 6 डिपार्टमेंट में से बाउंड्री ऑफ डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट ऑफ बाउंड्री अफेयर्स है, वो इसमें शामिल है। तो हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे और उसी को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है बांग्लादेश। आप इसमें देख रहे हैं बांग्लादेश यानी कि 4,096.7 किलोमीटर का एक सीमा रेखा बनाता है। इसको आप ऐसे समझना, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। चलिए, हमने याद कर लिया कि बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा रेखा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, 5 रेखा भारत के साथ सीमा रेखा बना रहे हैं। इसमें जो पश्चिम बंगाल है, ये अकेला 2200 किलोमीटर की सीमा रेखा तैयार कर रहा है, यानी कि अकेला 2200 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बना रहा है। उसके बाद जो सीक्वेंस मैंने आपके सामने लिखी दी है सारी की सारी, ठीक है। अब जरूरी ये है कि यहां से कैसे क्वेश्चन निकाले जाएं। देखिए दोस्तों, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसा डिस्प्यूटेड के तौर पे हमें नजर आए, ऐसा डिस्प्यूटेड के तौर पे हमें नजर आए। लेकिन यहां से 2-4 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 100% निकल के ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। और उसकी सीमा रेखा को क्या कहते हैं, कोई आइडिया है? ओ मोहन प्यारे, गाना सुना है क्या?
एग्जैक्टली ठीक है। क्या कहा जाता है? जीरो लाइन। क्या कहा जाता है? जीरो लाइन। भाई तीन ओर से घिरा हुआ, देयर इज नो डाउट, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन बिफोर 1971, बिफोर 1971 इसको क्या कहा जाता था? रेड क्लिफ। क्या कहा जाता था? रेड क्लिफ। लेकिन 1971 के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, जिसके बाद रेड क्लिफ का भी अस्तित्व भी समाप्त हो गया। तो अभी फिलहाल कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन केशव नंदा भारती वाले जब जजमेंट ऑफ पॉलिटी में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत नजर आएगा वहां से क्या इसको रिलेट किया जा सकता है। फिलहाल ये नहीं है। और इसमें देखेंगे मिजोरम सबसे कम सीमा रेखा बनाता है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 हमारे राज्य हो गए हैं, किस तरह से चीजें कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से चीजें कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगला है चाइना। अगला है चाइना। चाइना को ध्यान से आप देखिए, अगर मैं यहां से इसको हटा दूं, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, इसे कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर। क्या कहते हैं दोस्तों? वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, और ये जो छोटा सा हिस्सा आप बीच का देख रहे हैं, इसे कहते हैं सेंट्रल, सेंट्रल सेक्टर। ये जो हिस्सा आप यहां से लेके यहां तक देख रहे हैं, ये है आपका ईस्टर्न सेक्टर। ठीक, अब क्वेश्चन निकालने की हम कोशिश करते हैं कि चाइना से जुड़े हुए 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अभी हाल ही में पूछा गया था ये तो यार, ठीक है, ये हाल ही में था, मैकमोहन लाइन। ठीक है, एक है जॉनसन लाइन, एक है मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड लाइन। चलिए थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। 1962 के वॉर के बाद, 1962 के बाद वॉर के बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं अक्साई चिन। क्या कहते हैं दोस्तों? अक्साई चिन। ये हिस्सा चाइना के कंट्रोल में है सिंस 1962। एक पॉइंट ये हो जाता है। इसके अलावा ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा भी, यहाँ भी काफी बड़ा हिस्सा चाइना के कंट्रोल में है जस्ट आफ्टर द 1962 का जो वॉर हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हिस्सा आप छोटा सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा है सियाचिन ग्लेशियर का। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर का ये हिस्सा है। ठीक, एक क्वेश्चन हमारे यहां से बनता है। जो वेस्टर्न क्वेश्चन, वेस्टर्न सेक्टर है, कहते हैं इसका जो टोटल लेंथ है वो 1570 किलोमीटर के आसपास का है, और ये जो लाइन है वो 1325 किलोमीटर की लाइन है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि इसमें अरुणाचल प्रदेश तो शामिल है ही, साथ में सिक्किम का हिस्सा भी शामिल आ रहा है, इस वजह से 1325 किलोमीटर की हो जा रही है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। अब चाइना जो इतनी बड़ी सीमा रेखा बना रहा है, तो इसके साथ डिस्प्यूटेड कहाँ कहाँ है वो हम देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मैकमोहन लाइन की, कि मैकमोहन लाइन क्या है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है मैकमोहन लाइन। क्या है दोस्तों? मैकमोहन लाइन, जो ऑलमोस्ट 1140 किलोमीटर लंबी है, 1140 किलोमीटर लंबी है। लेकिन मैंने यहां पर कितनी लिखी है? 1325। इसके अंदर सिक्किम भी इंक्लूडेड है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा आप देखना, ये जो अक्साई चिन्ह है, इस अक्साई चिन्ह के अंदर यानी कि नॉर्थ वाले पार्ट पर सोडा प्लेन अवेलेबल है। क्या है? सोडा प्लेन। ठीक है, सोडा प्लेन है। अब ध्यान से देखना कि भारत क्या करता है, कि भारत इस वाली रेखा को अपना मानता है अभी भी, और मानेगा, हमेशा मानेगा, देयर इज नो डाउट। ठीक है, तो ये जो सीमा रेखा मैं ड्रॉ कर रहा हूं भारत के दृष्टिकोण से, कि अक्साई चिन्ह वजूद में नहीं है, अक्साई चिन्ह वजूद में नहीं है। ठीक है, और जो भी है वो हमारी ओरिजिनल सीमा है, ये वाली सीमा। तो ये जो ओरिजिनल सीमा है, एक्चुअल में इसे ही हम क्या कहते हैं? जॉनसन लाइन कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसको, इस पार्टिकुलर अक्साई चिन्ह को चाइना अपना मानता है, जिनजियांग प्रांत का। तो इसकी जो सीमा रेखा है, इसको चाइना क्या कहता है? मैकडोनल्ड लाइन कहता है। चीजें क्लियर हो रही हैं? जॉनसन लाइन किसकी तरफ से है? भारत की तरफ से है। और मैकडोनल्ड लाइन किसकी तरफ से है? चाइना की तरफ से है। फिर से आते हैं। अब ये जो लाइन है 1993 और 1996, मेरे ख्याल से भारत का 9वें या 10वें प्रधानमंत्री रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव और चाइना के बीच में पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, जिसको इन्होंने क्या कहा था? LAC कहा। क्या कहा? LAC। यानी कि ये जो रेखा है, अब इसको क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है, जिसके नीचे यही है पैंगोंग झील, यही है पैंगोंग झील, जहां हाल ही में चर्चा है, हाल ही में जहां ज्यादा डिस्प्यूटेड नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई, ये वाला हिस्सा पैंगोंग झील वाला। चलिए अब फिर से हम सियाचिन के पास चलते हैं, ये वाला सियाचिन ग्लेशियर के पास। ठीक है, ये सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जस्ट आउटसाइड द पोलर रीजन। इसका मतलब ये हुआ, ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद दुनिया का कोई सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो वो कौन है?
सियाचिन ग्लेशियर है। कहते हैं ये सियाचिन ग्लेशियर ऑलमोस्ट 72 किलोमीटर लंबा है। क्या है? 72 किलोमीटर लंबा है। इस सियाचिन ग्लेशियर का जो एक मतलब कह लीजिए आप इसका ऑलमोस्ट ये कि ऑलमोस्ट 70% भाग, ऑलमोस्ट 70% जो भाग है वो भारत के पास है, बाकी रेस्ट ऑफ दी जो 30% भाग है वो पाकिस्तान के पास है। ठीक है, अब ये जो हिस्सा समझ में आता है कि भारत के पास बहुत बड़ा हिस्सा है, ये हिस्सा भारत को मिला है मेघदूत मिशन 1984 के माध्यम से। ठीक, अब इस एक तरह से ये मानिए कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है इसके मध्य से एक रेंज गुजरती है जिसको सालतोरो रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सालतोरो रेंज कहा जाता है। इसी सालतोरो रेंज से थोड़ा सा आगे आप देखेंगे तो केटू है आपका। केटू का नाम भी आपने सुना होगा, जो माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल है। और इसी के जस्ट बराबर में आप देखेंगे कराकोरम हाईवे, यानी कि दुनिया का 8वां अजूबा गुजरता है, कराकोरम हाईवे गुजरता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहीं से भारत किस तरह से आगे जाता है, ठीक है, किस तरह से चीजें कंट्रोल करता है, क्योंकि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन जो एक बहुत बड़ा हिमनद है जो साल्टोरो रेंज बिल्कुल बीच में से होकर गुजर रही है, यहाँ कई तरह के पासेस भी हैं, जिसमें फांडला एक फांडला टाइप का बड़ा नाम है काफी। तो फांडला एक दर्रा है जो भारत के कंट्रोल में है। अब भारत के कंट्रोल में सियाचिन में स्थित एक दर्रा है फांडला, लेकिन सवाल ये आता है कि भारत, ठीक है, भारत एक तरह से अगर सियाचिन ग्लेशियर जाना चाहता है तो वो किस घाटी से होकर जाता है? तो क्वेश्चन सीधा बना था नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली के माध्यम से भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचती है, और यही नुब्रा वैली को फूलों की घाटी कहा जाता है। और इसी नुब्रा वैली के पास खारदुंग पास है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा वाहन चलाने वाला दर्रा भी कहा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? कितने सारे क्वेश्चन बने यहाँ से, कितने सारे। सोचो जब हम लिखेंगे ना सारे सारे पॉइंट्स, तो हमें बहुत सारे एग्जाम के सीधे तौर पे याद हो जाएंगे। तो बड़ी बड़ी जो किताबें होती हैं उन्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हमें बचेगी नहीं। सीधा उठाइए, अब प्रीवियस ईयर आप सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, आप सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा भी देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए हैं। इसी के आसपास सियाचिन ग्लेशियर के आसपास आपके कई सारे क्वेश्चन बने हैं, जैसे हिस्पर ग्लेशियर से बना है, बफेलो ग्लेशियर से बना है, बैफो से बना है। कितने सारे ग्लेशियर से आपके लगातार क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में बने हैं, वो हम पढ़ेंगे जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी। आज की क्लास तो एक जनरल क्लास थी जो आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। सिर्फ देखो आगे जो नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है उसमें हम किस तरह से चीजें टच करेंगे, किस तरह से पढ़ने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ देखना आप, ठीक है, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है इसके उत्तर में एक एरिया है जो पाकिस्तान ने चाइना को दिया है, सीडेड बाय चाइना। एग्जैक्टली मैं ये कहूं कि यहीं से गुजरता है कराकोरम हाईवे। क्या गुजरता है? कराकोरम हाईवे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम ध्यान से देखें तो चाइना के साथ काफी डिस्प्यूटेड एरिया है, चाइना के साथ काफी डिस्प्यूटेड एरिया है। अब आते हैं हम सिक्किम की तरफ, सिक्किम और भूटान की तरफ। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये भूटान है और ये सिक्किम है। इसके बीच में एक छोटा सा पर्टिकुलर एरिया है, प्लेट्यू है, जिसे डोकलाम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोकलाम। नाम सुना है डोकलाम का? अरे बहुत इस पे टेंशन हुई है भाई डोकलाम को लेकर। तो डोकलाम जो डिस्प्यूटेड हुआ था वो चाइना, भूटान और इंडिया, 3 देश शामिल थे। सीधा आता क्वेश्चन भाई कि इस विवाद में कितने देश शामिल हैं? 3 देश शामिल हैं, डोकलाम है, चाइना है। भारत का अपोज करना वाजिब है, बिल्कुल बिल्कुल सीरियस थ्रेट है एक तरह से, कि देखो ये जो डोकलाम है ये हमारा जो चिकन नेक है उसके बहुत नजदीक है, तो हम रिस्क क्यों लें? चाइना इज मेकिंग रोड्स एंड आर्मी कैंप, ठीक है, और बहुत सारी चीजें ड्रॉ बना रहा है वहां पर, तो ये यहाँ बनाएगा तो ही इज वेरी क्लोज टू आवर चिकन नेक। ठीक है, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हमारी चिकन नेक के पास हमारा कोई दुश्मन कुछ ऐसा काम करे, तो इसलिए हमने इसका अपोज किया और हमारा साथ भूटान ने भी दिया था। देयर इज नो डाउट। क्वेश्चन समझ में आता है? तो डोकलाम विवाद ये हो गया। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे जहां से कहानी शुरू हो रही है मैकमोहन रेखा की। एक्चुअली मैकमोहन रेखा की कहानी काफी पुरानी है। 1914 में जब शिमला अकॉर्ड हुआ था, तिब्बत के हुक्मरान उस वक्त के जो भी रहे थे और ब्रिटिश हुक्मरान जब एक साथ मिले शिमला में, तो उन्होंने एक अकॉर्ड किया था, समझौता किया था। तो उसी समझौते के अनुसार ये बनाया गया था, लेकिन फिर तिब्बत का भी, हाँ, तिब्बत को चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया एक तरह से। जब ऑक्यूपाई कर लिया, जब तिब्बत ही नहीं रहा तो उसका एग्रीमेंट कैसे रह जाएगा, ऐसा चाइना का कहना है। तो चाइना इसलिए इस चीज को मानता नहीं है। तो यहां से थोड़ी दूर आप देखेंगे ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ पर है दिहांग, मतलब एक तरह से दिहांग है एक तरह से, दिहांग तो नहीं कहेंगे, मुझे एक मोनेस्ट्री का नाम याद नहीं आ रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग मोनेस्ट्री है, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं फिर से वापस यहाँ पर आ जाता हूँ। ये जो डोकलाम है, अभी हाल ही में क्वेश्चन मेरे ख्याल से बन सकता है कि डोकलाम है ना, यहाँ नाथुला पास है, डोकलाम के नजदीक नाथुला पास है, और ये नाथुला पास
भारत को या भारतीयों को सीधा मानसरोवर की यात्रा करवाता है? सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है। एक और पास है जिसे लीपू लेक कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वो भी मानसरोवर के दर्शन करवाता है। तो अगर आप ध्यान से हैं, अगर आप उत्तर पूर्वी भारत में रहते हैं या पूर्वी भारत में रहते हैं, तो ये नाथुला जो दर्रा है, ठीक है, यहाँ से सीधा मानसरोवर के लिए रास्ता निकलता है। तो डोकलाम विवाद के बाद ये बंद कर दिया गया है। ये बात आप क्लियर समझ लेना। दो चार क्वेश्चन हमारे यहीं से निकल के आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, डिस्प्यूट को लेकर तो यहाँ काफी सारे क्वेश्चन हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। फिर भी एक तो याद कर लें, राज्य भारत से सीमा रेखा बना, चाइना से सीमा रेखा बनाते हैं। देखो, राज्य की बात की जा रही है तो एक तो हिमाचल प्रदेश है, एक उत्तराखंड है, और एक सिक्किम है, और एक है अरुणाचल प्रदेश। चार राज्य हैं और एक है यूटी यानी कि लद्दाख। इस चीज को आपको समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। डिस्प्यूट के बारे में आपको बता चुका हूँ, यहाँ और ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ देख लेते हैं। तो अगर पाकिस्तान के साथ ध्यान से देखें तो पता चलता है, ठीक है, ये सारे के सारे हैं, ठीक है। यहाँ आपको मिल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, JNK, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा आपको PNB यानी कि पंजाब, ये मिल जाएगा आपको राजस्थान, और ये मिल जाएगा आपको गुजरात। तो सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो आपको जम्मू कश्मीर वाला मिलेगा, ठीक है, और आपको सर क्रीक वाला मिलेगा। इसको कैसे समझेंगे आप? इसको समझना कुछ इस तरह से, ठीक है, कि कौन कौन से विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। एक है सर क्रीक, ठीक है, एक है POK। क्या है POK? यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। कुछ इस तरह से आप इसको देखिए, समझिए, ठीक है, ठीक, इसको कुछ तरह से समझिए। ये जो हिस्सा भी हमने डिस्कस किया था, अगर आप इसको ना पढ़े तो यहां से हम देखते हैं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा 1948, 1965, 1999, ठीक है, इस जगह अब तक अटैक हो चुके हैं, वॉर हो चुके हैं। सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है। इसी को कहते हैं POK। क्या कहते हैं? POK। और POK को, ठीक है, इस समय तक ऑक्यूपाई कर लिया गया था, ठीक है। अब यहां से कहानी बनती है, ये डिस्प्यूटेड एरियाज है। इसके अलावा गुजरात में स्थित जो सरक्रीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ सरक्रीक के बारे में स्टार्टिंग में, कि वो भी एक विवाद का पॉइंट है। तो कैसे कंट्रोवर्सी बनी हुई है, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। ये बहुत बड़ा एक, कह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है पॉलिटिक्स पे। चलो, निकल जाएगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ इज ए नेपाल। नेपाल इज ए पीसफुल कंट्री, देयर इज नो डाउट। सरकार जब बदलती है तो एक सरकार वहां घुस जाती है चाइना की तरफ, और जब सरकार बदलती है तो, ठीक है, दूसरी आ जाती है भारत की तरफ। इस तरह से कहानी चलती है। यानी कि इसमें आता है UK, UP, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नो डिस्प्यूटेड, बिल्कुल सुकून से भाई जिंदगी गुजार रहे हैं, देयर इज नो डाउट, ठीक है। इसका ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, यहाँ से मैं क्वेश्चन बना दूं आपका, कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा तराई रीजन है। क्या है? तराई रीजन। कैसे समझोगे इसको? ऐसे समझो आप, भाबर, ठीक है, तराई, बांगर, खादर, ठीक है, और ये रीवर। कैसे? अगर आप हिमालय से मैदान की तरफ आ रहे हैं तो सबसे ऊंचा और पत्थरों वाला जो जगह मिलेगा आपको, भाबर मिलेगा, फिर तराई मिलेगा, फिर बांगर मिलेगा, फिर खादर मिलेगा, फिर रीवर मिलेगी, है कि नहीं? ये जो तराई वाला रीजन है ना, तराई वाले रीजन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रिवर दोबारा से दिखाई देनी शुरू हो जाती है, जिंदा हो जाती हैं, अपीयर हो जाती हैं, ठीक है। और ये जो हिस्सा है, अपीयर जब हो जाती हैं तो ये कंकड़ पत्थर भी मिलेंगे, दलदली भूमि मिलेगी, और घने जंगल भी मिलेंगे। और यही जगह होती है, आदर्श जगह होती है, ठीक है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कोई टाइगर रिजर्व बनाने के लिए। तो आप देखोगे यूपी में दुधवा, ठीक है, और लखीमपुरी, दो तरह के नेशनल पार्क आपको दिखाई देंगे, दुधवा टाइगर रिजर्व। बिहार में चले जाओगे तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको दिखाई देगा। सीधे क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा यूके में घुस जाओगे तो आपको जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क जैसी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो नेपाल का जो दक्षिणी भाग है वो अपने आप में तराई क्षेत्र है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने एक लिखा है सिक्किम। मोहन कभी कोई एग्जाम दिया है? कब दिया है? क्या रहा उसका? हाँ, रहने दो रहने दो। हाँ, उससे पहले दिया था? उससे पहले क्या रहा? हाँ, दिक्कत आ रही है? कुछ सोचा कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है? हम्म। वो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगी। हम्म। गाइडेंस आ रही, ले रहे प्रॉपर? क्योंकि हमने सारा जो UPSC फैकल्टी है, उन्होंने असेंबल हुए हैं वो सारे के सारे स्टेट PCS के लिए। तो
एक हाई क्वालिटी का मैटर कैसे डिलीवर किया जाए बच्चों के लिए, ताकि जो पीसीएस वाले होते हैं ना, अक्सर वो रोम होते हैं, घूमते हैं, प्रॉपर गाइडेंस, सारी गाइडेंस तो यूपीएससी वालों के लिए। अब ये परेशान रहता है कि कैसे किया जाए, क्योंकि क्वेश्चंस मिडल में अटका हुआ है। एक तो ना तो एसएससी लेवल आ रहा है, और यूपीएससी वाला तक हम पहुंच नहीं पा रहे, एसएससी वाले पे हम घूम रहे हैं। तो बीच का जो एक लेवल है वो कैसे कवर किया जाए, कैसे एक डिस्क्रिप्टिव छोड़कर कैसे एक फैक्चुअल मान लेके जाए, उस पर हमारा काम चल रहा है कि हम क्या करें कि हम जो डिटेल यूपीएससी का कराते हैं, क्यों ना उसके अंदर से 50 और 40% का जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो असेंबल किया जाए और वो डिलीवर किया जाए स्टेट पीसीएस के लिए। ठीक है, जैसे मैंने पूरी चीजें बता रहा हूँ फैक्चुअल है, लिखवाने वाला कुछ भी नहीं है। तो इसको अगर हम लिखवाने की भी कोशिश करेंगे, जब ऑप्शनल की तरफ हम जाएंगे, मेंस की तरफ हम जाएंगे, तो वहाँ कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे बच्चा, और कैसे विदाउट पेपर पेन उसके दिमाग में फिट हो जाए। अगर कोई रेखा कहाँ से गुजरी तो उसके दिमाग में मैप के थ्रू समझाने की कोशिश की जाए। जैसे मैं ज्योग्राफी कराऊंगा मैं, तो उसके अलावा बहुत सारे और टीचर्स भी हैं, फैकल्टी है, वो भी यही सोच कर, यही प्लानिंग के साथ हम मार्केट में उतरे हैं कि अभी तो हमारी डेमो क्लास स्टार्ट हो रही है, मतलब ये हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, अभी तो हमारा मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। ठीक है, ये तो सिर्फ डेमो है, इसके अलावा जब रियल चलेगा तब तो फिर मैं घुमाऊंगा तुम्हें वहाँ जंगल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी तो मैंने इसमें कई सारी चीज़ें मिस कर दी कि भाई टॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, तो इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने नहीं बताया, नहीं मैंने टाइगर रिजर्व बताया, ना ही नेचुरल, क्योंकि जब हम उससे क्लास स्टार्ट करेंगे तब हम आपको बताएंगे। और इसमें हमने जो बारीक बारीक जो हिल्स हैं वो हिल्स को छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी हमें बहुत डिटेल में हम यहाँ जा रहे हैं, ताकि लगे कि बच्चा आइडिया ले कि अगर ऐसा अगर डेमो में चल रहा है तो रियलिटी में क्या क्लास का लेवल होने वाला है। तो उसमें तो छप्पड़ फाड़, मतलब डीप, कि बैठो भाई और देखते हैं तुम्हारा स्टेट पीसीएस, चाहे बीपीएससी का हो चाहे यूपी को, कैसे छोड़ के जाएगा। दौड़ा दौड़ा के मारोगे कि क्वेश्चन को। ये मैंने आईटी देखा था, जब मैंने बीपीएससी पेपर देखा लास्ट टाइम, तो उसमें मैंने देखा कि बघेलखंड से क्वेश्चन पूछा था, और ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ये मैंने यूपीएससी में आगरा में था तब मैंने पढ़ाया था बच्चों को। देखो कर्क रेखा ना, स्टेट टाउन्स, मेरा अक्सर फोकस होता है कि सिटीज को पढ़ाना, ठीक है, और नॉर्थ साउथ को लेकर, और टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व को अच्छे से बताना, और यहाँ जो प्लेट्यूज हैं और जो हिल्स हैं उनके बारे में बताना। तो ये मैंने आगरा में पढ़ाया था यूपीएससी वालों को, फिर मैंने देखा रहे तो बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो दिमाग मेरा क्लिक हुआ कि नहीं भाई, कुछ ऐसा किया जा सकता है, अगर बीपीएससी यहाँ तक पहुंच रहा है तो क्यों ना एक अलग ही लेवल का तैयारी शुरू किया जाए, ताकि कनेक्ट कर जाए सारी की सारी चीजें। तो मैंने इसको देखा कि ये चीजें यहाँ से जा रही हैं, और इनको हम प्योरीफाई करेंगे और बेहतर तरीके से। जब हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, तो लिखवाएंगे, आपके नोट्स बनेंगे उसमें। तो ज्योग्राफी को मैं कोशिश करूंगा कि पूरी की पूरी थ्रू मैप्स याद हो। आप बस एक छोटा सा मैप बनाइए, आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखते हैं कैसे क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन छूट जाएगा। चलिए, अभी लगे रहो, पेपर होने वाला है इस साल भी, तैयारी कर लेना ढंग से। अभी हम क्या 90 डेज का पीटी स्टार्ट कर रहे हैं, 90 डेज पूरा। तो 90 डेज का टारगेट है हमारा। अब हमारा 15 से स्टार्ट होगा, तो 15 से स्टार्ट होने के बाद 90 दिन तक कंटिन्यू क्लास ही है, कोई छुट्टी नहीं बीच में, दौड़ क्लास ही क्लास। और साथ में टेस्ट सीरीज है 20 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा नहीं ले रहे हम। ठीक है, ताकि जो बच्चे, अक्सर क्या होता है कोर्स लेने के बाद भी अलग से टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, तो वो हमारे मार्गदर्शन में ही, मार्ग निर्देशन में तैयार होगी टेस्ट सीरीज, और हम इसे कंडक्ट करेंगे और उसको फिर डिस्कशन कराएंगे। क्लास खत्म होने के बाद उसको डिस्कशन करवाना है टेस्ट सीरीज का, ताकि एक बच्चा अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है तो उसे कैसे बेहतर ऑप्शन दिए जा सकते हैं, कहाँ वो गलती कर रहा है। तो डिस्कशन तो पर्सनली मैं खुद ही अटेम्प्ट करूंगा, किसी और टीचर को मैं नहीं देने वाला, मेरा सब्जेक्ट है तो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ प्रॉपर। ठीक है, तो ये है। चलिए, नेपाल को लाख लाख बधाई, सरकार बदली थी यहाँ, नालायक सरकार। ठीक है, कोई डिस्प्यूटेड नहीं है, सिक्किम ये रहा। अच्छा, नेपाल के साथ कोई डिस्प्यूटेड है, कोई डिस्प्यूट है, कोई जिससे कभी पढ़ा हो यार, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। हाँ भाई हीरो, कोई डिस्प्यूट है, क्या ताड़ रहा है फिर। हाँ, नहीं है। अच्छा है, वही है, कैसे कंचनजंगा का नाम सुना है। कंचनजंगा मतलब 5 चोटियां, क्या है, 5 चोटियां, एक नहीं है भाई, वो कंचनजंगा 5 चोटियां हैं, उस 5 में सोना, चांदी, हीरे और 2 4 मोतियों के नाम और हैं, इन्हें मिलाकर बना है। इसमें से जो थोड़ा हिस्सा है वो नेपाल के अंदर भी है। नेपाल क्लेम करता है नहीं कंचनजंगा हमारा है, इंडिया कहता नहीं दिस इज द आवर द हाईएस्ट पॉइंट, तीसरा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये हमारी है। डिस्प्यूटेड हो गया दोनों के बीच में। मध्य प्रदेश, पीसीएस में पूछा गया सवाल था, उसमें प्रीलिम में था, उसमें पूछा गया था कि भारत में स्थित एंटायरली सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। ना तो कंचनजंगा है, ना गॉडविन ऑस्टिन है, वो था नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है,
उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के किस भाग में? गढ़वाल में, कुमायूं में भाई। अभी हाल ही में देखा नहीं, बद्रीनाथ हाईवे खटाक से नीचे गिरा है, कितने पहाड़ टूटे हैं। गए हो कभी? नहीं, अब मत जाना। बरसातों में नहीं जाना, छत पे नहा लो बस बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। है बहुत सारे हैं, सब बाहर घूम रहे हैं, सारे आशिक हैं। ठीक है, शाम होते के साथ ही दारू के ढक्कन खुल रहे हैं, सिलेबस बंद, किताबें बंद, बाद में चल रहा है भाई। लाया चखना, ले आया चखना। ये था भाई। देखो इससे क्वेश्चन पूछा है, पिछले साल ही पेपर आया, और ये करवाया मैंने। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा है पिछले साल ही। देखो कैसे याद करने वाली चीजें बताता हूँ आपको मैं। ये है हमारा उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत, ये हिस्सा है एपी का। एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश। ये हिस्सा है हमारा एनजी, एनजी मीन्स, ठीक है। और ये हिस्सा है हमारा एमएन, एमएन मीन्स मणिपुर। और ये हिस्सा है मिजोरम। सीधा सवाल था, बताइए म्यांमार के साथ कौन कौन से भारत के राज्य सीमा रेखा बनाते हैं? सीधा क्वेश्चन पूछा है, पिछले साल के क्वेश्चन है। अब लगाओ क्या याद करोगे इस चीज को आप। हम थोड़ा टिपिकली याद करते हैं, सर टिपिकली याद करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। ये एक यहाँ, ठीक है, एक हिस्सा है, इसे कहते हैं अराकान योमा। क्या कहते हैं? अराकान योमा। अराकान योमा। जब भारतीय प्लेट, जब यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो उसमें जो 33 सागर था, उसका जो सेडिमेंट था, वो कुछ ऐसे बिखरा, ऐसे बिखरा। ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला, ये ही अराकान योमा है, जो भारत की बिल्कुल सीमा रेखा बनाता है म्यांमार के साथ। बात खत्म हो जाती है। और इसी के यहां से क्वेश्चन था, इसी के बिल्कुल बीचों बीच से आप देखेंगे ना म्यांमार को, तो म्यांमार कुछ इस तरह से है। ठीक है, और ये बीच में से बहती है इरावदी नदी। क्या है? इरावदी नदी। और एक जो इंपॉर्टेंट है, साल्वीन रिवर यहीं से गुजरती। क्वेश्चन था साल्वीन का, आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि साल्वीन का रोल क्या है। लेकिन इरावदी यानी कि चावल का कटोरा, चावल का कटोरा और मर्तबान की खाड़ी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इरावदी से जुड़ा हुआ। अब फिर से आते हैं म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा रेखा बना रहे हैं। तो भाई साहब 1 2 3 और 4। मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है, वहाँ टेंशन है, सिविल वॉर जैसी कंडीशन है। ठीक है, कुकी और मैतेई 2 जनजातियां हैं जिनमें आपस में अभी टकराव है, अभी भी टकराव है। और कुकी और मैतेई मतलब ये मान लीजिए मणिपुर एकदम फुटबॉल की ग्राउंड जैसा दिखेगा आपको अगर मैप बनाने लगे तो। लेकिन हमारा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो कहीं पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये हाल ही में फिर भी थोड़ा हटा हट के क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश की बारी आएगी, तो यहाँ पर आप कई सारी जनजातियों के नाम सुनते हैं। आबला, डाफला, अभोर, मिरी, मिशमी, निशी, ऐसी जनजातियों के नाम सुनेंगे। और ये सारी की सारी जनजातियां झूमिंग कृषि करती हैं, और आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। यानी कि अगर हम इसको उत्तर पूर्वी भारत को ध्यान से देखने लगे, तो उत्तर पूर्वी भारत जनजातियों से और पूर्वांचल की पहाड़ियों से, हिमालय की पहाड़ियों से और प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों से भरा हुआ है। उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी म्यांमार से हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं। ये है हमारे राज्य अराकान योमा, दैट्स ऑल। और ये घनी जंगलों से भरा हुआ एरिया है, घने जंगलों से। लेकिन फिर भी भारत के कुछ राज्यों को 16 किलोमीटर का इनर परमिट दिया जाता है म्यांमार के अंदर तक जाने के लिए। जाइए शॉपिंग करके आ जाना। गए हो कभी शॉपिंग करने अकेले? शॉपिंग हाथ में हाथ डाल के सम्मान होता है। अरे क्या तुम लोग करोगे। अच्छा मुझे बताओ, भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा रेखा बनाते हैं? फटाफट बताओ, देखते हैं कौन कौन बच्चे बताएगा। भूटान है, पीसफुल कंट्री भाई, कोई लेना देना नहीं है। इनकी इच्छा नहीं है कि 5G चलाएंगे, इनकी इच्छा नहीं है कि यहाँ पर हमें बिल गेट्स बनना है, या फिर हमें वो ट्विटर किसने खरीदा है भाई? एलन मस्क। कोई ख्वाहिश नहीं है हमें एलन मस्क बनना है, पैसा की ख्वाहिश ही नहीं है। तो बंदे वो नेचर के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इन्हें नहीं चाहिए अरबपति, इन्हें नहीं चाहिए अमेरिका, बिल्कुल जंगलों में और खूबसूरत वादियों में निवास कर रहे हैं भूटान वाले, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सिक्किम, ठीक, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और बताओ फटाफट। असम, असम के बारे में हाल ही में न्यूज चल रही है, बताओ फटाफट। एपी, अरुणाचल प्रदेश। असम के बारे में कोई न्यूज? असम के बारे में न्यूज ये है कि वहां रखिए बाढ़, क्या हुई है? बाढ़। और बाढ़ से कई लाख लोग प्रभावित हुए हैं। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो बाढ़ आती है, ये बाढ़ कंचनजंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। यानी कि यहाँ बड़ी तादाद में एनिमल्स निवास करते हैं, तो उनके साथ क्या होता होगा। हब है। और एक है ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड के बारे में मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। 2017 में अपर पीसीएस उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पूछा गया था।
एक लाइन आती है डूरंड, नाम है डूरंड, नाम सुना है डूरंड रेखा? डूरंड रेखा 1896 में ब्रिटिश हुकूमत और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन ड्रॉ की गई थी, ठीक है, जिसको डूरंड रेखा कहा गया। लेकिन वर्तमान में ये पीओके में है, ठीक है। तो ये किन दो के बीच में हो गई? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। 2017 का पीसीएस पूछा गया क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से लोअर है अपर है, वो देख लेना, ठीक है। हाल ही में कोई डिस्प्यूट नहीं है क्योंकि ये है ही नहीं हमारे पास अभी। कोस्टल बाउंड्रीज, ये तो मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगा, ध्यान से देखना, मैप को अच्छे से समझना है तुम्हें। एनएच बोले तो महाराष्ट्र, केटी केरला, टीएन, टीएन बोले तो तमिलनाडु, एपी, ओडी, ओडी मतलब ओडिशा, वेस्ट बंगाल मीन्स, ये है पूरा का पूरा एक तरह से भारत का तटीय सीमा रेखा, कोस्टल बाउंड्रीज, ठीक है। अगर इस कोस्टल बाउंड्रीज को मैं ड्रॉ कर दूं कुछ इसमें कि भाई ये है आपका पूर्वी घाट और ये है आपका पश्चिमी घाट, तो इस पर अगर ध्यान से देखें तो पश्चिमी घाट में सबसे बड़ा या सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की 1200 किलोमीटर, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। अगर इसको ध्यान से मैं देखूं तो यहाँ उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, अगर इसको भी ध्यान से नहीं मैं देखता हूँ या दूसरे तरीके से याद करने की मैं कोशिश करता हूँ तो ये है कोंकण और ये है मालाबार तट। इधर आ जाते हैं तो ये आपको दिखाई देगा कोरोमंडल तट, ठीक है। और उसके अलावा आपको आएगा उत्तरी सरकार या उड़ीसा का तट कहें उत्कल हमें दिखाई देगा। तो बेसिकली अगर इसे समझने की कोशिश करें कि भाई पूर्वी घाट या पूर्वी तट पर कौन कौन से हमारे राज्य हैं और पश्चिमी तट पर हमारे कौन कौन से राज्य हैं, तो ये सारे के सारे राज्य हैं। यानी कि कुल मिलाकर 9 स्टेट्स हैं जो भारत की सीमा रेखा मतलब तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। इसके अलावा 16 राज्य हैं जो भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहां से आपके एग्जाम में हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन आप देख रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइन आप देख रहे हैं, इसको कैसे समझना? यूपीएससी में अक्सर पढ़ाया जाता है यूएन क्लोज, पढ़ा है यूएन क्लोज 1982, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, समुद्र से जुड़े हुए कानून बनाना। कहानी तो 1950 58 61 से शुरू हुई थी, 1982 में ऑफिशियली रूल लागू हुए थे। अब ध्यान से देखना, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका एक एक पॉइंट आता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, सबको एक बराबर सीमा रेखा में ले लेता हूं। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, मैंने इसको कहा है बेस लाइन। क्या कहा है दोस्तों? बेस लाइन। और ये जो मैंने कहा है ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला, ये है हमारा इंटरनल वाटर। क्या है हमारा ये? इंटरनल वाटर, आंतरिक जल है, ये हमारा अपना ही है, हमारे तटफट है। लेकिन हमने पूरी की पूरी तटरेखा को एक सीधा बनाने के लिए मैंने जनरली इसको एक लाइन ड्रॉ की है जो एक सभी को कटीफटी तटरेखा को एक सीधी लाइन से ऐड करती थी, जिसे जनरली बेस लाइन कहते हैं। आपके बीपीएससी में हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे ख्याल से 67 में या 68 में है, कि भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो एरिया है वो कितना है, तो वो इतना है। और ये मैंने भी पिछले साल ही करवाया है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस तटरेखा से ऑलमोस्ट 12 नॉटिकल माइल तक, कितना? 12 नॉटिकल माइल तक यह है टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर यानी कि क्षेत्रीय जल। इस क्षेत्रीय जल पर हम ये कह सकते हैं भारत का संपूर्ण अधिकार है। क्या है? संपूर्ण अधिकार है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ध्यान से देखना, इसी बेस लाइन से मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, ठीक है, 24 नॉटिकल माइल, कितना? 24 नॉटिकल माइल। इस 24 नॉटिकल माइल में यानी कि 12 से अगला 24, यहां पर भारत को वित्तीय अधिकार, वित्तीय और सीमा शुल्क, सीमा शुल्क जैसे अधिकार लेने का मतलब पूरा पूरा अधिकार है। दूसरा पॉइंट में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसी बेस लाइन से अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, अगर मैं 200 नॉटिकल माइल तक जाता हूं, क्या
200 नॉटिकल माइल तक जाता हूं तो ये हमारा बन जाता है एक्सक्लूसिव जोन, इकोनॉमिक या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। इस विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब क्या है? इस विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब दोस्तों ये है कि यहां पर भारत संसाधन समुद्र से निकाल सकता है, उनका विदोहन कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। डिटेल में इसे हम क्लास में पढ़ेंगे कि 1958 से लेकर अब तक भारत में क्या हुआ, भारत ने कैसे रोल किया और भारत के किस प्रधानमंत्री ने भूगोल में बड़ा योगदान दिया, इसको विस्तार पूर्वक समझाने के लिए। तो 3 चीज आपने देखी, टेरिटोरियल वाटर, ठीक है, 24 नोटल माइल तक, इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वाटर, हिंदी में कहते हैं मेरे ख्याल से संगलन या संलग्नन या अविच्छिन्न जल, अविच्छिन्न जल शायद इसे कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वाटर। और ये हो जाता है नॉटिकल माइल, यानी कि 24 नॉटिकल माइल से आगे, या ये कहें कि बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तीनों के अपने अपने अधिकार हैं, तीनों के अपने अपने अधिकार हैं। टेरिटोरियल वाटर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, विदेशी देश से, विदेशों से आने वाला जहाज। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वाटर में प्रवेश कर सकते हैं लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर खतरा ना हो तो यहां से जा सकते हैं, देयर इज नो डाउट। इसके अलावा दूसरा आता है हाई सी। क्या आता है? हाई सी, यानी कि उच्च जुआर, वो 200 नॉटिकल माइल के बाहर का है। भाई वहां कोई भी घूम रहा हो, हमारा कोई लेना देना नहीं। यहाँ घूमोगे तो बताना पड़ेगा वाई यू आर हेयर, वाई आर यू हेयर, ठीक है, बताना पड़ेगा, ये चीज क्लियर रख लेना माइंड में। तो ये सब अपना ही है। और इसका टोटल एरिया आता है इतना। देखो आपके एग्जाम में बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा टोटल विदाउट डिजिट, और दूसरा 12 नॉटिकल माइल का टोटल वैल्यू पूछा था, और ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है। ये है 21.9 किलोमीटर वाला, सेम बिल्कुल पूछा है, बिल्कुल सेम। तो यहां से हमारे क्वेश्चन निकल गए। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा बनेंगे, देयर इज नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम बाउंड्रीज मेकिंग स्टेट। चलिए, सबसे ज्यादा राज्य की सीमा रेखा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं? पहला उत्तर प्रदेश। नाम बताओ फटाफट, कौन कौन सा पहला राज्य हो सकता है? चलो फटाफट बोलते चलो। यूके, एचपी, एचआर, ठीक है, और यूपी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। हो गए? कितने हो गए? ठीक है। और उसमें यूके हो गया, एचपी हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे ये तो बहुत ज्यादा बैठ गए। डबल यूपी हो गया क्या? यूपी कहाँ हो गया? अच्छा डू यूपी तो ये हो गया ना, काट दो, अब 8 बैठ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें एक यूटी भी है, फटाफट बताओ यूटी कौन सी है वो? हम्म, फटाफट यूटी बताओ कौन सी यूटी है वो, जो उत्तर प्रदेश से लगती है? चंडीगढ़ है या दिल्ली है? अरे नलायको, दिल्ली। ठीक है, क्या है? एनसीटी। अरे ये रहा गाजियाबाद भाई, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे ही पड़ता है। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। उत्तर प्रदेश समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप, इसे हम मैप के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन अभी टाइम नहीं है। चलिए असम बता दो फटाफट। असम में फटाफट बताओ कौन कौन से राज्य लगते हैं? एपी, आगे बोलो। एनजी, आगे बोलो। मणिपुर, ग्रेट, आगे। मिजो और त्रिपुरा, यहाँ पर आ जाते हैं। मेघालय और पश्चिम बंगाल, 7 हो गए। छत्तीसगढ़ पे आ जाओ फटाफट, छत्तीसगढ़ पे, ठीक है, झारखंड, यूपी, ठीक, और एमपी, महाराष्ट्र, ठीक है, और तेलंगाना और उड़ीसा। कितने हो गए? और ठीक है, एक झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, उड़ीसा, और एक और हो गया आंध्रा, एपी। कितने हो गए? 7 हो गए। ये मैप के थ्रू बताने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, फटाफट बताओ महाराष्ट्र में कौन कौन से राज्य आते हैं जल्दी से? हाँ हाँ, बोलो भाई। कौन से राज्य आते हैं महाराष्ट्र में, जल्दी बताओ बताओ। कर्नाटक, ठीक है, चलो कर्नाटक लिख देते हैं। हाँ, गुजरात, ठीक, एमपी, ओके, आगे बढ़ो। छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड गोवा। ठीक, आओ कर्नाटक में आ जाते हैं, फटाफट बताओ। गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा,
तमिलनाडु, केरला। भाई फिंगर पे याद होने चाहिए, फिंगर पे। बोला रुक अभी बताते हैं, 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, इतना टाइम नहीं लगाना भाई हमें। जो हमें आसानी से याद हो सकते हैं वो हमें याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, फटाफट बताओ। कभी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा देश, सबसे ज्यादा राज्य वो बनाता था, सीमा रेखा है, अब कुछ नहीं है। बताओ फटाफट। ठीक है। छत्तीसगढ़। बोलो बोलो भाई। छत्तीसगढ़, यूपी, और राजस्थान। ठीक है। और हाँ हाँ बोलो भाई, बोलो कुछ। ठीक है। महाराष्ट्र, और तेलंगाना। पश्चिम बंगाल पे आ जाओ फटाफट। पश्चिम बंगाल पे आओ। सिक्किम। ठीक। मेघालय, असम। ठीक है। मेघालय, असम, और उड़ीसा, और आपका आ जाएगा झारखंड। हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए राजस्थान, अब क्या बताएं, राजस्थान का तो नाम ही बता दो भाई, आप लोग फटाफट बताओ राजस्थान का नाम। राजस्थान में गुजरात। ठीक है। एमपी। ठीक है। और एचआर। और बताओ। गुजरात, मध्य प्रदेश। ठीक है। और ऊपर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश आएगा, और फिर यूपी आएगा, और फिर आएगा पंजाब। हो गया, कितना सिंपल है। अगला बताओ। आंध्र प्रदेश, चलो बता दो। उड़ीसा। ठीक है, ध्यान से, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, और तमिलनाडु है। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है। हरियाणा, झारखंड, चलो चार चार राज्य हैं। हरियाणा का बता दो फटाफट। बोलो। यूके, एचपी। ठीक है। और बताओ। राजस्थान। ठीक है। और पीएनबी, पंजाब। अच्छा, झारखंड का बता दो फटाफट। छत्तीसगढ़। ठीक है। उत्तर में जाएंगे तो बिहार। ठीक है। उधर जाएंगे साइड में, पूर्वी में तो पश्चिम बंगाल, और नीचे जाएंगे तो उड़ीसा। चलो हो गया, खत्म। ठीक है, एक और बच रहा है लेकिन अभी। है एमपी। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना, उड़ीसा। एक एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, देखते हैं फटाफट बताओ भाई। तेलंगाना में, उड़ीसा का बता दो, छोड़ो यार, चलो उड़ीसा का बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। उड़ीसा में पश्चिम बंगाल। ठीक है। झारखंड। ठीक। तेलंगाना, और ए आंध्र प्रदेश। चार राज्य हैं। ठीक है, तेलंगाना में आ जाओ। ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और उड़ीसा। चलो आगे बढ़ो। इंडियन आइलैंड्स आ जाते हैं। इंडियन आइलैंड्स पे देखो भाई, इंडियन आइलैंड्स में दो आइलैंड्स है, सिर्फ नाम याद रखना। एक है एल एन डी, और एक है ए एन डी। एन डी का मतलब क्या होता है? अंडमान निकोबार। कहते हैं इसमें 265 आइलैंड हैं। कितने हैं? 265। इसमें कहते हैं 36 आइलैंड हैं। 36 में से 32 तो ऐसे ही हैं। इसमें से कहते हैं कि 262 अंडमान में है, और जो 63 हैं, वो निकोबार में है। मतलब काफी बड़ा है। ठीक है। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इसको इस तरह से समझिए। आप, एक है लक्काद्वीप, एक है मिनिकोय। ठीक है। ये सबसे लास्ट में आ जाता है, मालदीव है। क्या है? मालदीव है। अक्सर एक क्वेश्चन बनता है जो वनडे एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होता है, वनडे एग्जाम खासकर प्रीलिम के लिए भी। 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय, और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव में। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो लगातार आपके एग्जाम में बने हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर अगाती, हाल ही में चर्चा था अगाती का। ठीक है। आमनी, मिनी को तो आपने देख ही लिया है। तो अगाती और आमनी बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है। आई विल टेल यू इन क्लास, जब रेगुलर क्लास स्टार्ट होंगी, कि अगाती पर भारत सरकार ने एक योजना बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। जब उसकी टकरार मालदीव से हाल ही में हुई थी, तो मालदीव की जब टकरार हुई थी, तो मालदीव के अपोजिट में लक्षद्वीप में एक कुछ प्रोजेक्ट तैयार करना था। वो प्रोजेक्ट क्या था? आई विल टेल यू इन क्लासेस, जब रेगुलर हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अंडमान निकोबार। ठीक है, इसको ध्यान ध्यान से समझना। नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान।
कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये समझना है यहाँ से आप, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में? क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, आजकल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिची आइलैंड ग्रुप और लेबरिंथ आइलैंड ग्रुप्स, रिची और लेबरिंथ आइलैंड ग्रुप से, और दूसरा है ग्रेट अंडमान और आई मीन जो निकोबार आइलैंड्स हैं। ये जो ऊपर के आप देख रहे हैं 1 2 3 4, इन चारों को हम कहते हैं ग्रेट अंडमान। क्या कहते हैं? ग्रेट अंडमान। ग्रेट अंडमान यानी कि आपने देखा होगा अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोर्ट ब्लेयर, वो यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा एक है सेलुलर जेल। क्या है? सेलुलर जेल, वो यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ एक एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है वीर सावरकर एयरपोर्ट, वो भी यहाँ पर स्थित है। यहाँ अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जिसे जनरली सैडल पीक कहते हैं, और दक्षिणी अंडमान पर हुर्रियत है। क्या है? हुर्रियत पीक। याद रखना, दो इंपॉर्टेंट चोटियां हैं। अब सबसे सवाल ये आता है आखिरकार इनका निर्माण कैसे हुआ। जिस वक्त इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ खिसक रही थी तो इसका टकराव बर्मा प्लेट से हुआ। बर्मा प्लेट एक माइनर प्लेट थी, तो जब टकराने के बाद तो यही सारे रिजल्ट हमारे सामने आया। ओवरऑल हम ये कहें कि सारी की सारी पर्वत की चोटियां हैं, ऐसे पर्वत जो पानी में डूबे पड़े हैं, ठीक है। चलिए, ये बात यहाँ खत्म होती है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए हैं। ये है आपका साउथ अंडमान। साउथ अंडमान पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हम कहते हैं महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत सरकार ने हाल ही में स्वराज, सुभाष चंद्र बोस और शहीद आइलैंड के नाम रखे हैं, वो बताएंगे वो कैसे नाम रखे हैं। ये बात यहाँ खत्म हो जाती है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। ये है साउथ अंडमान और ये है लिटिल अंडमान। इनके बीच में ठीक है एक डंकन पैसेज है। क्या है? डंकन पैसेज है। इसे मैं डीपी लिख देता हूं। डंकन पैसेज है जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। इसके अलावा एक है 10 डिग्री चैनल। क्या है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अंडमान और निकोबार को अलग कौन सा चैनल करता है, तो वो है आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए वापस। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये जो लिटिल निकोबार और जो ग्रेट निकोबार है, इसके बीच में भी एक चैनल है जिसे सिम्ब्रेरो चैनल कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे क्लास में रेगुलर में। और ग्रेट निकोबार के बारे में डिटेल से मैं क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पर मुझे आपको नहीं बताना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बताना है, इसके हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जो हाल ही में चर्चा में थे, रिची आर्कीपेलागो और लेबरिंथ आर्कीपेलागो। क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं आपके एग्जाम में, ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से समझना और देखना भी। ये है पूरा का पूरा जो मैंने मैप बनाया था, नॉर्थ, और ये है मिडल, और ये है साउथ अंडमान। साउथ अंडमान के बाहर आप देखेंगे एक है स्वराज, ठीक है, एक है शहीद, और आप ये देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। शहीद नील आइलैंड को शहीद द्वीप का नाम, शहीद का नाम दिया गया है। स्वराज आइलैंड को हैवलॉक आइलैंड का नाम दिया गया है। रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम दिया गया है। और इसी जगह पर निवास करती है सेंटिनलीज। क्या नाम निवास करती है? सेंटिनलीज जनजाति। और सेंटिनलीज जनजाति के बारे में कहा जाता है दिस इज द ओल्डेस्ट ट्राइब इन द वर्ल्ड, जो अभी भी आधुनिक मानव सभ्यता से कोसों दूर है। गजब एकदम। चलो होगी दूर, कोई बात नहीं। इसके अलावा दूसरे ये हैं, ठीक है, जो अदर हैं, इनके बारे में डिटेल से क्लास में कराया जाएगा कि दीव आइलैंड के बारे में बताया जाएगा कि 100% सोलर से चलने वाला एकमात्र, ठीक है, यूटी है। चलिए कोई बात नहीं, होगा यूटी भी अच्छी बात है। इसके अलावा देखेंगे मुंबई में सालसेत, ब्यूथिन्स एलिफेंट, कर्नाटक में पिजन आइलैंड है, ये सब आ चुके हैं। माजुली आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। पंबन है, अब्दुल कलाम है, व्हीलर आइलैंड है, यहाँ पर मिसाइल टेस्टिंग की जाती है। और कच्छा तीवू आइलैंड हाल ही में चर्चा में है, जो श्रीलंका और भारत के बीच में है। इसकी लोकेशन से क्वेश्चन आते हैं कि ये पाक स्ट्रेट में है, पाक बे में है, मन्नार की खाड़ी में है, या बंगाल की खाड़ी में। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट स्टेट, भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, 3 नाम याद कर लेना, बस इतनी मेहरबानी कर देना। और भारत के सबसे बड़े राज्य, ये तो सभी को पता है, ये मैंने खाली जनरली एक लिख दिया है नाम। इसके अलावा बिहार, ठीक है, हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है बिहार को लेकर, लेकिन याद रखना बिहार का 13वां स्थान था जो पेपर में दिया गया है, क्योंकि वह जम्मू कश्मीर ऐड किया गया था। जम्मू कश्मीर अब 2 यूटीज में डिवाइड हो गया है, तो घटकर अब बिहार का 12वां स्थान आ गया है। लार्जेस्ट यूटीज ध्यान से देखना,
जम्मू कश्मीर लद्दाख राइट नाउ देयर आर ओनली 8 यूटीज, पहले 9 हुआ करती थी, अब 2 हैं क्योंकि दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख अंडमान निकोबार दिल्ली ये सारी की सारी हैं, एरिया वाइज है, याद कर लेना। ये तो मतलब छप्पड़ फाड़ है, याद करना ही करना है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, ठीक है। और लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया देयर पॉपुलेशन के हिसाब से, ये क्वेश्चन मैंने स्पेशल लिखा हुआ है क्योंकि बीपीएससी के लिए। तो भाई बिहार का स्थान कितना है, ये टोटल एरिया है, 13वां स्थान है, और भारत का 2.86% का एरिया कवर करता है। और इतनी पॉपुलेशन यानी कि 10 करोड़ 40 लाख, और भारत में सबसे ज्यादा घनी जो ये कह सकते हैं घनत्व जो है वो किस में है, बिहार में है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बाकी सारे सीरीज है, इस पर डिटेल में बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फॉरेन आर्किटेक्ट, चलिए बता दीजिए फटाफट, दिल्ली किसने बनाई, दिल्ली के वास्तुकार कौन थे, लुटियंस। कौन थे, लुटियंस। कलकत्ता किसने बनाया, भाई बेसिक चीजें नलायको, बेसिक चीजें, ठीक है। जॉब चौरनॉक किसने बनाया, जॉब चौरनॉक। चंडीगढ़ किसने बनाया, फटाफट जल्दी से, वेरी गुड, कार्बुजियर। मुंबई, मुंबई जूलियन कैनेडी, जूलियन कैनेडी। गांधीनगर, प्रकाश आमटे, प्रकाश आमटे। एच के मेवाड़ भी शामिल है, वैसे 2 को नाम क्रेडिट देना चाहिए। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर बताइए, ठीक है। अरे टाटा, जमशेदजी टाटा के सहयोगी बर्गर बर्गर थे कोई, और जमशेद अभी भुवनेश्वर, ठीक है। और जमशेदपुर, वो जो टाटा वाले थे, जमशेदपुर टाटा ने बनाया है। और भुवनेश्वर कोई गुंथिक या गुथिक टाइप व्यक्ति थे, उन्होंने डिजाइन किया था उसको। चलिए, और पीवाईक्यू देख लेते हैं आपके एग्जाम से जुड़े हुए। बिहार में पूछा गया है कि बताइए कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार, अभी हाल ही में मैंने बताया किस किसका कॉमन बॉर्डर म्यांमार के साथ होता है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सही आंसर ये था, देखो कब पूछा गया, 23 में, पिछले साल ही पे क्वेश्चन आया ये वाला, ठीक है। और डंकन पैसेज किसके बीच में, भी थोड़ी देर पहले बताया था डंकन पैसेज के बारे में, ठीक है। साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड द सी अप टू द हाउ मेनी नॉटिकल माइल, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, और ये मैंने करवाया भी